हेलो हाय गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, दिस इज सीएस चितलांगा एंड आप सबका स्वागत है कॉर्पोरेट फाइनेंस के ब्रांड न्यू लेक्चर में। हम लोग अपना फिलहाल देख रहे हैं पब्लिक फंडिंग, दैट इज आईसीडीआर वाला चैप्टर, जहां पे वी आर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू हाउ टू इशू कैपिटल टू पब्लिक। मतलब आईपीओ कर रहे हो, एफपीओ कर रहे हो, राइट्स इशू कर रहे हो, तो किस तरीके से कैपिटल इशू होना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले तो इसमें देख लिया था, एकदम बेसिक डिस्कशन किया था, ओएफएस क्या होता है, फ्रेश इशू क्या होता है, वो सब चीज किया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे एलिजिबिलिटी के ऊपर, तो हम लोगों ने आईपीओ का पूरा एलिजिबिलिटी देखा। तीन तरह के होते हैं, एलिजिबिलिटी, इन एलिजिबिलिटी और जनरल कंडीशंस, ये तीनों हम लोगों ने देखा था। सेम चीज हम लोगों ने एफपीओ का देखा, फिर एलिजिबिलिटी, इन एलिजिबिलिटी, जनरल कंडीशंस। चार्ट तुम तो बना लिया, तुम बना लिया चार्ट, ठीक है। चलो, ये वाला चार्ट हम लोगों ने उसके लिए बनाया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा अगर ऑफर फॉर सेल हो रहा है तो ऑफर फॉर सेल के लिए एक्स्ट्रा कंडीशंस आपको क्या क्या लगाने पड़ते हैं। उसके बाद हम लोग ये जो टाइम पास चीजें थी ये देखे थे, जो हम लोग को डिटेल में बाद में देखना है, एंड इशू ऑफ वारंट्स देखा था। फिर एफपीओ की भी सेम, एलिजिबिलिटी, इन एलिजिबिलिटी एंड जनरल कंडीशंस, ये तीनों चीज हम लोग देखे थे। नाउ एक बार हम लोगों ने आईपीओ और एफपीओ समझ लिया, फिर हम लोग जो बाकी एस्पेक्ट्स देखने वाले, दैट इज गोइंग टू बी कॉमन फॉर एवरीथिंग। तो हम लोगों ने पहले आईपीओ एफपीओ अलग से समझा, उसके बाद हम लोग बाकी चीजें देखने वाले थे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन से, और हम लोगों ने समझा था कि प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है। तो हम लोगों ने देखा था प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है वो मिनिमम कितना परसेंट आना चाहिए, 20% आना चाहिए। अलग अलग टाइप के इशू में प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन किस फॉर्म में आता है वो चार्ट हम लोगों ने पूरा बनाया था। ये रहा वो चार्ट, कहां गया वो चार्ट, ये रहा वो चार्ट, राइट। तो ये वाला चार्ट हम लोगों ने पूरा बनाया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कौन कौन सी सिक्योरिटीज होती है जो इनएलिजिबल होती है प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में, तो उसका भी हम लोगों ने चार्ट बना लिया था। याद रखना, जब हम लोग प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन का बात करें तो उसमें अगेन आईपीओ और एफपीओ में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो यहां तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है ना वो पूरा आईपीओ के बारे में पढ़ा है, एफपीओ के बारे में हम लोग को आज स्टार्ट करना था। यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आपको बोल रहे रेगुलेशन 49 एंड रेगुलेशन 149, तो क्या समझोगे? 49 आईपीओ का है, 149 एफपीओ का है, राइट। तो कहीं पे भी हम लोग जो आगे के कॉमन टॉपिक्स पढ़ने वाले, अगर आपको डबल डिजिट एंड ट्रिपल डिजिट दोनों रेगुलेशंस दिखे तो समझ जाना ये एज इज अप्लाई करता है टू आईपीओ एंड एफपीओ बोथ। अगर कोई एक ही नंबर दिखता है तो हम लोग को आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा, मतलब अपने को पता है कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आईपीओ है या एफपीओ है। यहां तक क्लियर हुआ सबको? ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम लोग प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन का एफपीओ के केस में। बेसिक रूल अभी भी सेम ही रहता है, अगर कोई कंपनी एफपीओ भी कर रही है तो प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन 20% होना चाहिए। नाउ 20% ऑफ व्हाट? या तो आपका जो इशू साइज है उसका 20% होना चाहिए, या फिर आपका पोस्ट इशू कैपिटल जो है उसका 20%। ठीक है, एक्चुअली सेम ही होने वाला है, बट आप जो इशू साइज है उसका 20% या पोस्ट इशू कैपिटल उसका 20%। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ना ये डिफरेंट है, तो जहां पे हम स्टार मार्क कर रहे हैं आप भी वहां पे स्टार मार्क करो, बिकॉज वो पॉइंट डिफरेंट है इन आईपीओ एंड एफपीओ। नाउ ये जो सेकंड पॉइंट है वो क्या बोलता है, ये समझो। 20% का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? कॉम्पोजिट इशू क्या होता है? जहां पे ओएफएस एंड फ्रेश इशू साथ में करते हैं। चलो ये एक कॉम्पोजिट इशू हो गया, बट कॉम्पोजिट इशू के डेफिनेशन में केवल एक ये टाइप का इशू नहीं आता है। कॉम्पोजिट इशू इज एनी काइंड ऑफ इशू जहां पे दो तरह की चीजें साथ में की जा रही है। तो अगर मान लो हम एफपीओ पब्लिक को कर रहे हैं, एंड राइट इशू जो हम अपने एम्प्लॉइज को शेयर होल्डर्स को कर रहे हैं, राइट, अगर वो दोनों भी हम साथ में कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो कॉम्पोजिट इशू। समझ में आया? सो अगर मान लो मेरा एक इशू हो रहा है 100 करोड़ रुपए का, ठीक है, 100 करोड़ में से हम बोले कि 60 करोड़ हम कर रहे हैं एफपीओ जो पब्लिक को जा रहा है, एंड 40 करोड़ हम कर रहे हैं राइट। दिस इज अ कॉम्पोजिट इशू। ठीक है, नाउ अच्छा ये एफपीओ के केस में ही हो सकता है। ठीक है, अब इस केस में प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन का 20% पूरे 100 करोड़ पे होगा या 60 करोड़ पे होगा? 60 करोड़ पे होगा। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन का कॉम्पोजिट इशू में जब आप 20% कैलकुलेट करते हो ना तो राइट इशू कंपोनेंट उसमें ऐड नहीं करते हो। क्यों? बिकॉज राइट इशू कंपोनेंट आपके शेयर होल्डर्स के लिए, उससे हमारे प्रमोटर्स का कोई लेना देना नहीं है, वो अलग है, वो एज अ मैटर ऑफ राइट उनको मिल रहा है फॉर बीइंग अ शेयर होल्डर। हम अपना प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन पब्लिक के कॉन्फिडेंस के लिए रखते हैं। शेयर होल्डर्स को ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है मेरे कंपनी में, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेंगे, वहां पे आप प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन रखो नहीं रखो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो हमने बोला जितना शेयर इशू हो रहा है पब्लिक को उसका 20% आपके पास होना चाहिए। समझ में आया? तो सेकंड पॉइंट यही बोलता है कि अगर मान लो आपका कॉम्पोजिट इशू हो रहा है, यहां पे कौन से कॉम्पोजिट इशू की बात कर रहे हैं? एनी एफपीओ विद अ राइट इशू। तो 20% जब कैलकुलेट करोगे तो कौन से कंपोनेंट का करोगे 20%? केवल एफपीओ का। राइट इशू का 20% कैलकुलेट नहीं करते अपने। लॉजिक सबको समझ में आया? क्यों आता है प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन? टू मेंटेन शेयर होल्डर्स कॉन्फिडेंस, राइट, पब्लिक का कॉन्फिडेंस। जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है कंपनी में, जब आईपीओ हुआ था तो उनके लिए हम लोगों ने रखा था ना, तो अब हम लोग उनके लिए नहीं रखेंगे, अब जो नए शेयर होल्डर्स आ रहे हैं पब्लिक इशू के थ्रू उनके लिए रखेंगे। आया सबको? ठीक है, अब यहां पे दो तरह के ऐसे कंडीशंस है जहां पे आपको एफपीओ के केस में प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करना पड़ता है। पहला, अगर कंपनी के पास कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर ही नहीं है।
अगर कंपनी के पास कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर ही नहीं है तो फिर आप प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन कैसे दिमाग लगाओगे? तो सेम चीज जो आईपीओ में हुआ था वही चीज यहाँ पे, ये काफी ऑफन देखा जाता है, काफी ज्यादा देखा जाता है एफपीओ के केस में। आईपीओ के केस में बहुत कम ऐसा होता है कि कंपनी के पास प्रमोटर नहीं है। एफपीओ के केस में कई बार हो सकता है ये कि कंपनी के पास प्रमोटर नहीं है। तो अगर मान लो कंपनी के पास आइडेंटिफाइबल प्रमोटर ही नहीं है तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की बात ही खत्म हो गई। दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, अब दूसरा क्या बोलता है, अगर मान लो आपका शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड क्या 10% से ज्यादा, ट्रेडिंग टर्नओवर, एनुअल ट्रेडिंग टर्नओवर जिसका 10% से ज्यादा हो, ठीक है। अगर मान लो आपका शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, इतना डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड मतलब जिसका ट्रेडिंग काफी अच्छे से हो रहा है। सो रिलायंस इज अ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर, क्यों? बिकॉज उसका शेयर्स खरीदी बिक्री बहुत होता है मार्केट में। बट वही अगर मान लो कोई छोटी सी कंपनी है जिसका नाम आपने सुना भी नहीं है और उसका ट्रेडिंग बहुत कम होता है, दैट्स नॉट अ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर, ठीक है। तो अगर आपका कंपनी का शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन, आपका शेयर पिछले 3 साल से लिस्टेड है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। एफपीओ का बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पहले से लिस्टेड हो गए आप, तो पिछले 3 साल से आप लिस्टेड हो और फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हो। इन दैट केस अगर आप ये चीज प्रूफ कर सको कि आपने जितने भी इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस आए थे उसका 95% ग्रीवेंसेस को रिड्रेस कर दिया एंड आपने एलओडीआर को प्रॉपर तरीके से पिछले 3 साल में कंप्लाई किया, तो फिर आपको प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। तो पहले ये कंडीशन समझते हैं अपने। कंडीशन क्या बोलता है, अगर आपका शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड है पिछले 3 साल से, नेचुरल सी बात है, एफपीओ कर रहे हो तो पहले से लिस्टेड ही होगा। अच्छा, लिस्ट होने के बाद फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होना जरूरी हो, ठीक है। अगर आप नॉट फ्रीक्वेंटली हो ट्रेडेड हो तो हम आपको इसमें नहीं लेते। तो लिस्टेड है 3 साल से, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, 2 हो गया। तीसरा कंडीशन, आपने 95% से ज्यादा इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस को रिड्रेस कर दिया है। स्कोर्स के थ्रू हम लोग जो इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस वगैरह डालते हैं उसको 95% से ज्यादा आपने रिड्रेस कर दिया। एंड चौथा, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस के साथ प्रॉपर्ली कंप्लाई किए हो। तो अगर आप ये 4 कंडीशंस फुलफिल करते हो ना तो आपको प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन से एग्जेम्प्ट किया गया है इन केस ऑफ एन एफपीओ। नाउ ऐसा क्यों किया गया है? आज हम आपको क्या बताए थे, आईसीडीआर अप्लाइज टू अ पर्टिकुलर एक्शन। व्हाट इज दैट एक्शन? व्हेन यू आर इशूइंग शेयर्स या सिक्योरिटीज, किसी भी तरह का इशू करते हो पब्लिक को, तब आईसीडीआर अप्लाई करता है। आईसीडीआर उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एक्शन पे अप्लाई करेगा। जैसे ही आपका कॉर्पोरेट एक्शन कंप्लीट हुआ, आईसीडीआर खत्म, उसके बाद क्या अप्लाई करता है आपके ऊपर? एलओडीआर पूरा टाइम अप्लाई करेगा। जब तक आप लिस्टेड हो आपको एलओडीआर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज दिखा रहे हो कि आप एलओडीआर को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, इट मींस आपकी कंपनी एकदम सही तरीके से, अगर पिछले 3 साल में आपने एक भी एलओडीआर का वायलेशन नहीं किया है, सब चीज ठीक से फॉलो किया है, तो रिस्क फैक्टर कितना है आपकी कंपनी में? रिस्क फैक्टर ऑटोमेटिकली बहुत लो हो गया ना। तो जब रिस्क फैक्टर लो हो गया तो फिर हम बोलते हैं फिर प्रमोटर्स को रखने की क्या जरूरत है। तुम जब एलओडीआर वाला लॉ जो हर इंसान से वायलेट हो जाता है उसको 3 साल से ठीक से कंप्लाई कर रहे हो, तो इन दैट केस आपको फिर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये चीज पिछले 3 साल में दिखा दिया ना कि आपकी कंपनी ठीक से काम कर रही है, आपकी कंपनी लॉ कंप्लायंट है। तो फिर हम इधर एक और दूसरा सिक्योरिटी मेजर नहीं रखते हैं अगर आप एलओडीआर को कंप्लाई करते हो। अब यहां पे एक एक्सेप्शन दिया गया है, वो आपके इसमें नहीं है बट हम आपको बता दे रहे हैं। एलओडीआर के हिसाब से बोर्ड कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है क्या? फिक्स है कि मिनिमम 1 वुमन डायरेक्टर होनी चाहिए, 6 मिनिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब अगर मान लो किसी क्वार्टर में मेरा वुमन डायरेक्टर जो थी वो रिजाइन कर दी और दूसरी वुमन डायरेक्टर खोजने में मेरे को 5 दिन लग गया, तो 5 दिन के लिए आई एम नॉन कंप्लायंट, ठीक है। तो उससे मेरा ये एलओडीआर वाला क्लॉज तो फेल हो जाएगा, वो तो वायलेट हो गया बिकॉज हम एलओडीआर को पूरी तरीके से कंप्लाई नहीं करे। समझ आ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एलओडीआर के हिसाब से यू नीड टू हैव 1 वुमन डायरेक्टर। मेरे बोर्ड में 1 वुमन डायरेक्टर थी, बट क्या हुआ, बीच में उसने रिजाइन कर दिया। अब मेरे से गलती क्या हो गई, हमको सेफ साइड में रहने के लिए 2 वुमन डायरेक्टर रखना चाहिए था कि अगर एक कोई रिजाइन भी करे तो दूसरी हमेशा रहे, तो मेरा एलओडीआर का वायलेशन नहीं होगा। हम हीरो बन के 1 ही वुमन डायरेक्टर रखे थे और वो रिजाइन कर दी और दूसरी वुमन डायरेक्टर लाने के लिए मेरे को लेट से 2 महीना लग गया। तो 2 महीने के लिए तो हम वायलेशन में रहे, तो एलओडीआर वायलेट हो गया, मेरे को एग्जेम्पशन मिलेगा क्या? इस क्लॉज के हिसाब से तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, बट ऐसे सिचुएशन को हम लोगों ने एक एक्सेप्शन बना के रखा है। हम लोगों ने बोला अगर बोर्ड कॉम्पोजिशन से रिलेटेड आपसे कोई भी वायलेशन हुआ है और अगर आपने जिस क्वार्टर में अपना ये प्रोस्पेक्टस वगैरह दिया, मतलब जिस क्वार्टर में इशू किया है स्टार्ट, उसके पिछले क्वार्टर में अगर आपने अपना कॉम्पोजिशन ठीक कर लिया तो हम उसको वायलेशन नहीं मानेंगे। समझ में? तो 3 साल तक देखा जाता है एलओडीआर वायलेट किया कि नहीं किया। मान लो पिछले साल मेरे से एलओडीआर में बोर्ड कॉम्पोजिशन का वायलेशन हुआ था,
आप क्या उसको कंसिडर करोगे? नहीं। आप क्या कंसिडर करोगे? अगर मैंने इस क्वार्टर में अपना ऑफर डॉक्यूमेंट वगैरह का काम किया तो पिछले क्वार्टर में मेरा कॉम्पोजिशन ठीक था कि नहीं था। अगर पिछले कॉम्पोजिशन मेरा बोर्ड कॉम्पोजिशन का क्वार्टर ठीक था तो आई एम कंप्लाइंट, मेरे को फिर वायलेशन नहीं बोला जाएगा। किसके लिए एग्जाम्पशन है? केवल बोर्ड कॉम्पोजिशन के लिए। बाकी लॉस को, बाकी एलओडीआर को अगर आपने वायलेट किया है पहले तो वो वायलेशन कहलाएगा। केवल बोर्ड कॉम्पोजिशन के लिए एग्जाम्पशन दिया गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड कॉम्पोजिशन बिना हमारी गलती के सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि वो वायलेट हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं? जिस क्वार्टर में आपने दिया अपना ऑफर डॉक्यूमेंट उससे ठीक पहले वाला क्वार्टर, उसमें आपको कंप्लाइंट होना पड़ता है। ये एक एक्सेप्शन है विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड कॉम्पोजिशन। समझ में आया सबको? ये लिख लो, ये आपके इसमें ऑनलाइन वालों समझ में आया सबको? पहला पॉइंट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, दूसरा पॉइंट 3 साल से लिस्टेड होना चाहिए, तीसरा पॉइंट 95% ग्रीवेंसेस, चौथा एलओडीआर को कंप्लाई कर रहे हो। अगर प्रमोटर्स होते हैं तब वो वाला चार्ट लगता है, नहीं होते हैं तो किसी भी केस में डजंट मैटर। और थोड़ा दिन आ जाता। हाँ हाँ, फॉर सम रीजन आपके बुक में डाला नहीं गया। लिख लिया सबने बोर्ड कॉम्पोजिशन वाला? चलो नेक्स्ट, सिक्योरिटीज इन एलिजिबल। तो हमारे जो आईपीओ के टाइम में 4 पॉइंट्स थे ना, उसमें फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो अगर मान लो आपने पिछले 3 साल में कोई भी सिक्योरिटी अक्वायर किया आउट ऑफ, मतलब पहला कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश तो किस तरीके से मिल सकता है? अगर मान लो आपको रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स की वजह से मिला या कैपिटलाइजेशन ऑफ इनटैंजिबल असेट्स उसके वजह से मिला, तो उसको काउंट नहीं करोगे। दूसरा, बोनस मिला है रिवैल्यूएशन रिजर्व या फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से। एंड तीसरा, इन दोनों में से कोई शेयर्स मिला था उसके ऊपर कोई बोनस मिला, तो ये तीनों इनएलिजिबल। ये एकदम सेम आईपीओ वाला, एकदम सेम आईपीओ वाला, ठीक है। एंड दूसरा कंडीशन, अगर आपके सिक्योरिटीज प्लेज किए गए, तो अगर आपने अपना सिक्योरिटी प्लेज किया है तो उसको हम लोग प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं करेंगे। लोअर प्राइस वाला नहीं है और वो एलएलपी वाला नहीं है, क्योंकि आईपीओ अगर पहले हुआ है तो उसके बाद तो एलएलपी का होगा ना, तो वो वाला काम नहीं आएगा। तो यहाँ पे केवल 2 ही कंडीशन है। पहला, पिछले 3 साल में आपको अगर सिक्योरिटी मिला है, कब, किस वजह से मिला है? फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, आउट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटैंजिबल असेट्स, या फिर बोनस मिला है आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तीसरा, इन दोनों में से शेयर्स के ऊपर अगर कोई बोनस मिला है, तो चोर का बेटा चोर, उसको भी हम लोग एलिजिबल नहीं मानेंगे। एंड दूसरा होता है सिक्योरिटीज अगर प्लेज किए गए तो। समझ आ गया? सेम है एकदम। इसका चार्ट बनाने की जरूरत है क्या? क्योंकि तो अपना वहां से ही सेम है, बस देख लेना कौन से पॉइंट्स है कौन से पॉइंट्स नहीं है। क्लियर हुआ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन? ठीक है, फटाक से एक बार रीड करना है तो कर लो। आईसीडीआर रोज घर जाके पढ़ रहे हो ना आप लोग? ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये रोज नहीं पढ़ोगे ना सारे कॉन्सेप्ट छूट। आईसीडीआर एक बार ध्यान में रख के। सर ये जो स्वेट इक्विटी कहीं पे भी, बट एक बात बताओ, स्वेट इक्विटी शेयर्स, आपका शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में नहीं आ जाएगा?
आ जाएगा ना, बट आपको वहां पे बस वही देखना होगा कि वहां पे आपको रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स या कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स मिले कि नहीं। अगर उस वजह से आपको मिल रहा है स्वेट इक्विटी शेयर, काउंट नहीं होगा। वजह से मिलता है इसलिए स्वेट इक्विटी शेयर मोस्ट ऑफ द केसेस में काउंट नहीं होता। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, आप जब शेयर देते हो इन एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल नो हाउ और एनी इंटेंजिबल असेट, तो उसी को तो कैपिटलाइज कर रहे हो, तब स्वेट मतलब वो इन। चलो लॉक इन पे, लॉक इन हमारा पढ़ा हुआ है। प्रमोटर्स का जो कंट्रीब्यूशन है कितने दिन तक लॉक इन रहता है, 18 मंथ्स तक। कौन सा, कितना अमाउंट तक, 20% तक आपका लॉक इन रहेगा 18 मंथ्स। एक्स्ट्रा कुछ प्रमोटर का होल्डिंग है तो 6 मंथ्स, लेकिन ये पूरा टाइम लिमिट डबल हो जाता है अगर 50% से ज्यादा अमाउंट आपने कैपेक्स में यूज किया है। कैपेक्स वाला पॉइंट नहीं था लेकिन हम लोग लिख चुके हैं उसको, राइट, ठीक है। आपका अगर मान लो, अच्छा प्रमोटर्स के साथ साथ कुछ हेल्पर्स थे, कौन थे वो हेल्पर्स, AIF, FVCI, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंश्योरेंस कंपनीज, राइट। ये 5 लोगों ने अगर लाया है कोई, तो उनका जिस दिन वो लेते हैं उस दिन से 6 मंथ्स तक लॉक्ड इन रहता है, ठीक है। अब इसमें एक बात सुनो, कंपनी में बिफोर द IPO, ठीक है, देयर वर सर्टेन पीपल जो शेयर्स होल्ड करते थे जिनको अपने प्रमोटर्स बुलाते हैं। प्रमोटर्स का लॉक इन अपने को समझ में आ गया। मान लो उन प्रमोटर्स के साथ साथ हम भी उस कंपनी में शेयर्स होल्ड कर सकते थे, कर सकते हैं क्या, प्री IPO अदर देन प्रमोटर्स बाकी लोग भी शेयर्स होल्ड कर सकते हैं क्या, एब्सोल्युटली कर सकते हैं, राइट। तो जो बाकी लोग शेयर्स होल्ड करते हैं उन सबका शेयर्स विल बी लॉक्ड इन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर द इशू, ठीक है। तो द एंटायर प्री इशू शेयर कैपिटल इज लॉक्ड इन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ अलॉटमेंट। समझ में आया सबको, नहीं, ठीक है। एक कंपनी है, कंपनी X, इसमें प्री इशू IPO के पहले 5 शेयर होल्डर्स है, A, B, C, E, ठीक है। अब इन सबके पास लेट्स से 20%, 20%, 20%, 20% और 20% होल्डिंग है, चलेगा, ठीक है। इसमें से केवल एक ही प्रमोटर है, A, देयर इज ओनली वन प्रमोटर। हो सकता है क्या कि प्रमोटर के अलावा और शेयर होल्डर्स होंगे, एक अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स के तो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, हो सकता है, ठीक है। अब एज पर आर रूल पोस्ट इशू में आपका ए जो प्रमोटर है उसका होल्डिंग कितने दिन तक लॉक्ड इन रहेगा, 18 मंथ्स तक लॉक्ड इन रहेगा। बट इसके अलावा भी जो ये बाकी शेयर होल्डर्स है ना जो इशू के पहले से होल्ड करके रखते थे, उनका भी शेयर होल्डिंग लॉक्ड इन रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। प्रमोटर्स का 18 महीने, बाकी सारे लोगों का इशू के बाद 6 महीने तक लॉक्ड इन रहेगा। समझ में आया, ठीक है। चलिए, कुछ लोगों को एग्जाम्प्ट करके रखे हैं हम, कुछ लोगों की होल्डिंग को, कौन कौन से है, अगर कोई एम्प्लॉय है उसको ESOP के थ्रू मिला था, तो वही ESOP के टाइम ऑलरेडी उसको बहुत सारा बेचारे को लॉक इन वॉक इन करना पड़ सकता है, तो ESOP वालों को हम लोग लॉक इन पीरियड में नहीं रखते। सेकंड, आपने ESOP का जो शेयर्स है वो एम्प्लॉयज को नहीं दिया था, वो एक ट्रस्ट को दे दिया, तो याद है सार में एक ट्रस्ट को देते ना आपने, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स में एक ट्रस्ट बना के उसको शेयर्स देते ना, तो अगर वैसे किसी ट्रस्ट को ट्रांसफर किया है एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए, उसमें भी लॉक इन पीरियड नहीं लगता है। तीसरा, आपका ये वेंचर कैपिटल फंड्स जिनका जिस दिन उन्होंने खरीदा था उस दिन से 6 महीने लॉक्ड इन रहता है, आगे लॉक इन नहीं रहता। FPO के केस में ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है कि प्री FPO जितना होल्डिंग है सबको लॉक इन करना पड़ेगा। इमेजिन करो रिलायंस का शेयर है आज मेरे पास, ठीक है, रिलायंस FPO लेके आया, FPO के बाद आप बोलोगे प्री FPO सारे शेयर होल्डर्स लॉक हो जाएंगे, तो फिर 6 महीना हम भी लॉक हो गए, तो यू कैन डू दैट। तो FPO के केस में प्री इशू कैपिटल का कोई भी लॉक इन नहीं रहता है, ये केवल IPO के केस में। समझ में आया। अब यहां पे ना आपको कुछ स्पेशल केसेस दिए गए हैं, सिक्योरिटीज जो कि स्टेबलाइजिंग एजेंट्स को दिया जाता है ग्रीन शू ऑप्शन के अंदर, उनका लॉक इन पीरियड का क्या सीन है, तो उनका लॉक इन जो रहता है वो जिस दिन उन्होंने लेंडिंग वगैरह लिया एंड जिस दिन उसको रिटर्न कर दिया उसमें काउंट नहीं होता। सो अगर मान लो इफ आई एम जस्ट अ स्टेबलाइजिंग एजेंट, मैंने शेयर्स लिए ग्रीन शू ऑप्शन के अंदर, तो जिस दिन मैंने शेयर्स लिया और जिस दिन जितना पीरियड में मैंने शेयर्स दिया उसके बीच में अगर लॉक इन रिक्वायरमेंट है तो वो नहीं आएगा, मेरे ऊपर लॉक इन पीरियड नहीं लगता है, ठीक है। सेकेंड, पार्टली पेड सिक्योरिटीज, इनका लॉक इन कब स्टार्ट होगा, अगर मान लो कोई पार्टली पेड सिक्योरिटीज थे ना, हाँ, अच्छा IPO के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, राइट, यहाँ पे ये क्यों, मेरे को भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बट एक बार रूल याद कर लो, पार्टली पेड अप सिक्योरिटीज है वो 18 महीने तक वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, लॉक इन रहते हैं जिस दिन वो फुल्ली पेड अप हो गए उस दिन से, ठीक है। अब बाकी रूल्स ये बहुत चिंतित है। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, इंस्क्राइब करना, ठीक है, इंस्क्रिप्शन
इंस्क्राइब करना मतलब उसके ऊपर लिख देना। तो अगर आपके मान लो सिक्योरिटीज जो लॉग्ड इन है वो फिजिकल फॉर्म में रहेंगे, जो आज के दिन में नहीं होता, क्योंकि अगेन दैट इज अ रिक्वायरमेंट कि आपको अपने प्रमोटर्स का सारा वो करना पड़ेगा, राइट। बट अगर मान लो आपके सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में है तो उनके सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो उनका सर्टिफिकेट है, शेयर सर्टिफिकेट, उसके ऊपर नॉन ट्रांसफरेबल लिखना पड़ेगा और पीरियड लिखना पड़ेगा कितने दिन तक नॉन ट्रांसफरेबल। अगर डीमैट फॉर्म में है तो डिपॉजिटरी को एक रिकॉर्ड करके लिखना पड़ेगा कि ये सिक्योरिटीज है, ये ट्रांसफर नहीं किए जा सकती, ये लॉक्ड इन है। समझ में आया? प्लेज के केस में लॉक इन सिक्योरिटीज जो होते हैं वो प्लेज नहीं किए जा सकते। हाउएवर प्रमोटर्स जो है वो अपना सिक्योरिटीज प्लेज कर सकते हैं ओनली इफ द लोन दैट दे आर टेकिंग इज फॉर द कंपनी। समझ में आया? सो इफ मान लो आई एम द प्रमोटर ऑफ यस एकेडमी, ठीक है, मेरा लॉक्ड इन रहेगा, लॉक्ड इन सिक्योरिटीज कैन नॉट बी प्लेज्ड, ठीक है। बट अगर मान लो हम ऐसा लोन ले रहे हैं जो कंपनी के यूज के लिए लेने वाले हैं, तब उस केस में अपने लॉक्ड इन सिक्योरिटीज को प्लेज कर सकते हैं। दैट इज एन एक्सेप्शन। समझ में आया? एंड लास्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी। प्रमोटर्स का जो कंट्रीब्यूशन है, प्रमोटर्स का जो लॉक्ड इन सिक्योरिटीज है, वो लॉक इन पीरियड के दौरान प्रमोटर्स के आसपास में ट्रांसफर हो सकता है, बट वो बाहर कहीं ट्रांसफर नहीं हो सकता। सो अगर हम और मुस्कान मैम दोनों प्रमोटर्स है, लॉक इन पीरियड के दौरान हम अपना जो सिक्योरिटी है वो मुस्कान मैम को ट्रांसफर कर सकते हैं, मुस्कान मैम अपना मेरे को कर सकते हैं, बट हम लोग किसी तीसरे आदमी को नहीं कर सकते। समझ में आया? तो इंटर से प्रमोटर्स के बीच में जो ट्रांसफर है दैट इज एब्सोल्युटली अलाउड। वो एफपीओ पे एप्लीकेबल नहीं की, एंटायर प्री इश्यू कैपिटल वो पूरा एफपीओ पे एप्लीकेबल। समझ में आया? ये सब एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता, बिकॉज आईसीडीआर चैप्टर में अगर वो लोग ये पूछने लग गए फिर देयर विल बी नो पॉइंट। तो ये एग्जाम में कभी नहीं। एक बार रीड प्लेज फिर भी वो लोग पूछ सकते हैं कि लॉग इन सिक्योरिटीज प्लेज किए जा सकते हैं क्या, उस पर केस स्टडी आ सकता है कि एक प्रमोटर है, प्रमोटर का लॉक इन में पीरियड अभी चल रहा है और वो पूछ रहा है कि उसको सिक्योरिटी प्लेज करना है, सजेस्ट। तो उसमें आप क्या बोलोगे? नॉर्मल में लॉक इन सिक्योरिटीज प्लेज नहीं हो सकते, बट अगर प्रमोटर किसी ऐसे लोन के लिए प्लेज करना चाह रहा है जो पैसा वो यूज करने वाला है कंपनी के लिए, ठीक है, देन फिर आपका वो लॉक इन सिक्योरिटी प्लेज किया जा सकता है। अदरवाइज जनरल रूल क्या है? लॉक इन सिक्योरिटीज प्लेज नहीं हो सकती। चलो रीड कर लो लॉक इन। तो किस लोन के लिए प्रमोटर्स की सिक्योरिटी प्लेज हो रही है? कंपनी के पर्पस के लिए, मतलब आपका जो लोन है वो कंपनी के पर्पस के लिए लेना चाहिए, दैट्स द ऑब्जेक्टिव। का कंडीशन हम आपको बता रहे हैं, जब लिखो वो कंडीशंस वहां आपका यहाँ डब्बे में लिखा हुआ है ना कि लॉक्ड इन सिक्योरिटीज एक्सेप्ट एसआर इक्विटी शेयर्स परमिटेड टू बी प्लेज्ड, ठीक है, एज कोलैटरल फॉर अ लोन। व्हाट लोन? नॉट एवरी लोन, ओनली दोज लोन्स जहां पे पैसा कंपनी के पर्पस के लिए यूज हो रहा है। कल नहीं है। चिराग सर का कल, वो अच्छा कल विकास सर नहीं रहेंगे तो चिराग सर और मुस्कान मैम लेंगे। हर बजे तक पढ़ा है, बट आप लोग का ड्राफ्टिंग का हम डिस्कशन किए तब क्रेजी द ड्राफ्ट, ऐसे ड्राफ्ट डाला है जो हम सुने फर्स्ट टाइम कि अच्छा ये भी आईसीएसआई के अंदर आता है, डज नॉट मेक सेंस। और बहुत बड़े बड़े एग्जैक्टली हम देखे उसमें को विकास सर दिखा रहे थे, देखो ये किया है। ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम आती है मेंटली आपको, देयर विल बी, अच्छा आपके सिलेबस में जैसे पुराने सिलेबस में 3 सब्जेक्ट्स होते थे जिसमें बैंड बजा के रख देते थे राइटिंग के हिसाब से, बहुत लिखवाते थे, ड्राफ्टिंग, एमसीएस, आईएलपी, ओपन बुक, ठीक है। आपके केस में दोनों ओपन बुक मान के चलो कि वो लोग बहुत लेंदी, यू हैव टू इंप्रूव ऑन योर राइटिंग स्किल आज से। भयंकर, मतलब आई विल टेल यू, और बहुत सिंपल तरीका होता है। आप लोग आईबीसी तो पूरा पढ़ के बैठे हो ना, आईबीसी में मान लो अगर हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, राइट डाउन दी प्रोसेस फॉर क्या बोलते हैं एप्लीकेशन टू बी फाइल्ड बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अब वो ऐसा चीज है कि यू कैन नॉट मिस आउट ऑन समथिंग, क्योंकि लिखना तो पूरा पड़ेगा बट 3 मार्क्स ही मिलेगा उसमें। ये लोग ने अभी पिछले बार ही किया था, 3-3 मार्क्स के 5 ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे जो आराम से 5-5 मार्क्स से पूछे जा सकते हैं, और वो सिंपल क्वेश्चंस थे।
तो आता सबको था, सब वो अटेम्प्ट करने बैठे, लेकिन आधा नहीं लिख पाए, सबको पूरा पूरा लिखना पड़ा, सबका पेपर छूटा है, सबका पेपर छूटा है। ऐसा क्वेश्चन में कुछ इंट्रो कुछ नहीं, जो टॉपिक है बस उतना लिखो और आगे बढ़ते जाओ। वो हम डिस्कस करेंगे जब पेपर डिस्कस करेंगे। तो बट ये याद रखना, ओपन बुक पेपर्स जितना इजी होता है आंसर्स खोजने में, आंसर्स लिखने में बैंड बजा देते हैं लोग आराम से, बहुत आराम से। दिमाग में ये चीज लेके चलना, ऑलरेडी ड्राफ्टिंग विल बी योर थर्ड पेपर 100%। तो 7 में से 3 आपका भी हो गया। योर इजीएस्ट पेपर आर गोना बी CRVI एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। लिख के ले लो, ईएस्ट पेपर्स यही दोनों आने। ESG इतना ज्यादा है उसमें, DD इतना याद करना पड़ता है। ड्राफ्टिंग जो एक इजी था उसमें लिखवा लिखवा के बैंड बजा देंगे। आपकी इजी ग्रुप पार्ट 2 है आपका, इस पेपर्स होने वाले हैं आपके, ये सबसे स्कोरिंग पेपर्स। फंडिंग में पढ़ के आया हुआ है, वापस रिपीट तो कर रहे हैं, अब वो तो याद करना पड़ेगा। और कॉर्पोरेट फाइनेंस में लोग केसेस ज्यादा नहीं बना सकते। CRVI में केस स्टडी आएगा नहीं, क्योंकि आपका केस स्टडी पूरा ओपन बुक में आएगा। तो CRVI एनीवे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर आता है, ठीक है। और फाइनेंस में बना बना के भी बहुत ज्यादा केस लोग नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। ऑफकोर्स ग्रुप 2 आपका ज्यादा स्कोरिंग, डाउट अबाउट इट। तुम बटर बटर करना बंद कर, नहीं तो यहाँ पे बीच में लाके खड़ा कर देंगे तुमको। हाँ, हम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। चलो, एक इंसान भी 2 ग्रुप से एक ग्रुप में आके दिखाओ, बताते हैं तुम लोग। हाँ, मेरे को पता नहीं चलेगा, मेरे को पता नहीं चलेगा। तुम बाकी टीचर से तो छुपा सकता है, मेरे को कहां से पता नहीं चलेगा? मेरे को सब पता चल जाएगा। अरे मेरे को सब पता चल जाएगा। तो आप लोग क्या लगता है, घर जाने के बाद हम छोड़ देंगे क्या? हम हर हफ्ते एक एक इंसान को कॉल करते हैं। हाँ हाँ, एग्जाम अगर मतलब स्टार्टिंग से पूरा ऐसा प्लान है कि दोगे और एग्जाम देने नहीं गए इज अ डिफरेंट मैटर, फिर उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन पहले से तो अगर डिसाइड हुआ तो मेरे को पता चल जाएगा। ट्राई कर इस बार। हम बहुत झाड़ते कॉल करके, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये डिसीजन लेने का मेरे से बिना बात की? हाउ डेयर यू! हाँ, मेरे से पूछना ना एक बार, अगर किसी को लगता है कि 2 ग्रुप से एक ग्रुप में आना, एक बार कॉल करके पूछ लेना मेरे से। बहुत अच्छे से रियलिटी चेक देंगे फिर हम तुम लोग को। अरे तो गधे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर ग्रुप 1 निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगा ना। होना चाहिए, होना चाहिए। अब ये होपिंग तो उससे तो दिसंबर अटेम्प्ट इजी होने वाला है। जो इतना तमाशा हो गया जून अटेम्प्ट में, तो दिसंबर अटेम्प्ट डेफिनेटली बहुत इजी होने वाला है। इसमें क्या हुआ? वैसे तो एक बच्चा मेरे को भी आया अभी, जिसका ग्रुप 3 उन लोग को, हाँ मैं एक तो मेरे को भी बताई थी, प्रोफेशनल में उसका ग्रुप 3 निकाल दिए थे लोग। तो खैर समझ में आ रहा, अगर 000 है मतलब देयर इज सम मिस्टेक। नहीं, अपने को वो स्टेज पे पहुंचना ही नहीं है। अपने को 25 अगस्त आएगा ना आपका, 25 अगस्त को ही पास होना है। अपने को आगे पीछे का वो नहीं करना है। आ ही गया 25 अगस्त, इट्स हियर। अभी दिसंबर अटेम्प्ट का जब एग्जाम्स चल रहा होगा तब आपको पहला चेक मिलता है कि अच्छा अगला एग्जाम में अपन को बैठना है। 25 फरवरी पे तो जो लेफ्ट राइट सेंटर हो जाता है ना, हालत आप लोग का, बहुत ही मजा आता है। चलो आ गया नाउ, ये लॉक इन और ये प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा। हाँ, तो प्रमोटर्स एक्टिंग, प्रमोटर ग्रुप अगर मान लो होता है, तो प्रमोटर ग्रुप को कलेक्टिवली 20% रखना पड़ता है। मान लो हम और आप एक प्रमोटर ग्रुप बना रहे हैं, हमारे ग्रुप का कलेक्टिवली 20% होना चाहिए। अब अगर आपके पास 10 था, मेरे पास 10 था, हम अपना 10 निकाल के भी आपको दे दिए, तो प्रमोटर ग्रुप का तो 20% ही है ना। तो हम लोगों ने बोला हमें क्या चीज से मतलब था कि दैट द प्रमोटर ग्रुप शुड हैव इतना सा होल्डिंग। अब वो इंडिविजुअली लोग अलग अलग रखे हो या फिर ग्रुप में रखे हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, प्रमोटर्स को होना चाहिए। हाउएवर दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट अप्लाई टू SA/ST। SA/ST के केस में अगर मान लो हम लोग पर्सन्स एक्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो आप लोग को पता है कि नहीं। 1 2 3 3 लोग हैं, ठीक है। अब हम लोग मान लो 3 लोग में आपके पास 15% है, आपके पास 12% है और मेरे पास 3% है, ठीक है। कलेक्टिवली पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट का 30% है हम लोग का। अब अगर मान लो
अब ये 30% हम लोग कैसे पहुंचे? यू हैड 15, शी हैड 10, आई हैड 3, नहीं 12 में नहीं, हम स्टार्टिंग का बता रहे। यू हैड 15, शी हैड 7, आई हैड 3, तो हम लोग का टोटल कितना हुआ? 25। नहीं, और कम करना पड़ेगा, रुको हम लिख के बता रहे। ए बी सी, ए के पास पहले से 15 था, बी के पास पहले से 7 था, और मेरे पास 1 था। टोटल कितना हमारे पास? 23 है, ठीक है। अब हाँ 23 है। अब इस केस में हम लोग को अभी कोई ओपन ऑफर देना है? नहीं देना है। अच्छा, ये हम लोग तीनों पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट है, ठीक है। अब मान लो आगे जाके इस मैडम ने 6% शेयर्स और लेने का सोच लिया, कितना हुआ हमारा? 29 हो गया, टोटल 29 हो रहा है। ओपन ऑफर देना पड़ेगा क्योंकि पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट का मिला के 25% से ऊपर हो रहा है, ओपन ऑफर देना पड़ेगा। अब अगर मान लो हम इंटर से ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, अब इंटर से में लेट्स से बी 6% ए को दे रही है, ठीक है। अब इसका कितना रहेगा टोटल पीएसी का? तो 29% ही, बट ए का कितना हो गया? 21%, इधर 7, इधर 1%, अभी कुछ चेंज नहीं आया। मान लो आगे जाके बी ने और 6% इसको दे दिए, मेरे पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट का तो सेम ही है, पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट का तो 29% है, बट इंडिविजुअली इसका 25% से ऊपर चला गया ना, इसको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। तो ये ऐसे एसटी के केस में होता है। ऐसे एसटी के केस में आप ग्रुप होल्डिंग भी देखते हो और आप इंडिविजुअल होल्डिंग भी देखते हो, दोनों में से कोई भी ब्रीच कर जाए ना आपको देना पड़ेगा, ठीक है। बट यहां पे प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के केस में ऐसा नहीं होता। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के केस में आपस में आप लोग कर सकते नहीं, लेकिन ये वाला अभी एक केस लॉ आया था जिसके थ्रू उन्होंने अलाउ किया। पर्सन रेगुलेशन 11 के अंदर इट वाज एग्जेम्प्ट, रेगुलेशन 10 के अंदर, ठीक है। बट अभी एक केस लॉ है जिसमें लोग ने बोला है कुछ टेक्निकलिटी के बेसिस में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रमोटर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पीएसी, एनी पीएसी का हम बात करें, प्रमोटर्स की बात ही नहीं करें। ये तीनों पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट थे, इसमें देना पड़ेगा इसको। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? चलिए, वो जो आप बोल रहे हो एग्जेम्पशन, वो एग्जेम्पशन कैसे देखा जाता है? ट्रांसफर हुआ है कुछ एंड ओपन ऑफर, मतलब अपना होल्डिंग 29 के ऊपर है, तो 25% के ऊपर तो ब्रीच हो ही रहा ना, वहां पे एग्जेम्प्ट है। बट इंडिविजुअल का अगर 25% के ऊपर चला गया तो आपको पे ओपन ऑफर देना पड़ेगा। ये अपने डिस्कस करेंगे जब सीआर में पढ़ेंगे टेको, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर्स अंडर अदर इंटरमीडिएटरीज एंड कंप्लायंस ऑफिसर्स। बहुत ही चिंदी सा टॉपिक है, हम आपको एक ऊपर से बता दे रहे, रीड कर लेना, इंग्लिश में लिखा हुआ है। चलो, हु आर लीड मैनेजर्स? नो, मर्चेंट बैंकर्स कैन एक्ट एज लीड मैनेजर्स, बट हु आर लीड मैनेजर्स? जो पूरा आईपीओ को चलाते हैं, ठीक है, जो मतलब पूरा आईपीओ का पूरा बैलेंस करके चलते हैं, वो होते हैं। अब हम लोग ये चीज पढ़ रखे हैं कि अंडर सिक्योरिटीज लॉ कोई भी लिस्टेड कंपनी कोई भी एक्शन लेके आ रही है, कौन चलाएगा पूरा एक्शन? मर्चेंट बैंकर। सो अ मर्चेंट बैंकर विल ओनली बी अपॉइंटेड एज अ लीड मैनेजर, ठीक है। क्या एक आईपीओ या एक इशू में एक से ज्यादा लीड मैनेजर हो सकता है? हो सकता है। मल्टीपल लीड मैनेजर्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो मेरी कंपनी अपना एफपीओ लेके आ रही है या किसी भी तरह का इशू लेके आ रही है, आई वॉन्ट टू अपॉइंट 3 लीड मैनेजर्स, ए बी एंड सी। C is my associate. Is this allowed? Can associates be appointed as lead managers? Yes, they can be appointed as lead managers. However, इसका काम limited रहेगा only to marketing. ठीक है, आप लीड मैनेजर की तरह अपने एक एसोसिएट को अपॉइंट कर सकते हो, बट वो केवल मार्केटिंग का काम करेगा, उसके अलावा वो पूरे इश्यू में कुछ भी और मैनेज नहीं करेगा। तो नेचुरली अगर हम बी चाहे तो बी भी मेरा एसोसिएट हो सकता है, ठीक है, बट एक तो मेरे को इंडिपेंडेंट चाहिएगा ही जो बाकी का सारा काम करे। तो आप अगर मान लो 4 लीड मैनेजर्स अपॉइंट कर रहे हो, 3 उसमें से एसोसिएट हो सकते हैं, बट मिनिमम एक लीड मैनेजर तो इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आपके आईपीओ में अपार्ट फ्रॉम द लीड मैनेजर यू विल रिक्वायर अदर इंटरमीडिएरीज ऑल्सो। आपको 10 तरह के अदर इंटरमीडिएरीज के कौन अपॉइंट करेगा? लीड मैनेजर अपॉइंट, लीड मैनेजर अपॉइंट करेगा, ठीक है। अग्रीमेंट वगैरह कौन देखेगा? लीड मैनेजर देखेगा। कंप्लायंस वगैरह कौन देखेगा? लीड मैनेजर देखेगा। तो सब चीज किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लीड मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक इन्होंने यहाँ पे बीच में डाल दिया कंप्लायंस ऑफिसर। चलो रीड करो, ये रीड करो। तो हम वही आंसर मांग रहे थे, बट ठीक है, क्योंकि आपने सीएस की पढ़ाई करे और सीएस को कंप्लायंस ऑफिसर की तरह अपॉइंट करते, इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली सीएस डाला, कंप्लायंस ऑफिसर डाला अलग से। नहीं तो इंटरमीडिएरीज में तो ये भी आ गए, ठीक है, बट हम लोग ने डाला अलग से। अब देखते जाओ यहाँ पे, इश्यूअर एक से ज्यादा लीड मर्चेंट बैंकर्स को एज लीड मैनेजर अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। अगर मान लो एक से ज्यादा लीड मैनेजर है तो हर लीड मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी प्री डिटरमिन्ड होना चाहिए और पहले से आपको डिस्क्लोज करके रखना पड़ेगा। अगर मान लो नहीं, उसको रीड करने का मौका देंगे और ऊपर से इसमें कुछ नहीं है। अब देखो होता क्या है, अगर मान लो मैंने 4 लीड मैनेजर्स अपॉइंट किए, ए बी सी और डी, चारों इंडिपेंडेंट है, तो चारों सारा काम कर सकते ना। अब मान लो देयर इज अ काम, ये वाला काम करना है, ठीक है।
ए को लगा बी कर देगा, बी को लगा सी कर देगा, सी को लगा डी कर देगा, डी को लगा ए कर देगा, सबको लगेगा कोई और दूसरा कर देगा, पता चला ये काम कोई भी नहीं किया। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सबका काम पहले से डिटरमिन कर लो और उसको डिस्क्लोज कर दो। तो आगे जाके अगर ये काम नहीं हुआ, मेरे को पता रहेगा ये काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, हम उसका गला पकड़ेंगे। सेकंड फायदा इसका क्या होता है, मान लो ये काम करना था ए को, पहले से डिटरमिन था, ए नहीं किया होगा ये काम, तो आगे जाके अगर ये काम में कुछ भी गड़बड़ होता है, हम किसका गला पकड़ेंगे, जाके ए का गला पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ए की थी। तो आप कभी भी प्री डिटरमिन करके रखते हो ना सारा काम, उसका दो होता है, पहला टू एंश्योर दैट कोई भी काम मिस आउट ना हो जाए, कोई भी डुप्लिसिटी ऑफ वर्क ना हो जाए, क्योंकि एक ही काम को दो बार लोग आके कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेकंड आंसरेबिलिटी, अगर आपके काम में कुछ गड़बड़ मिलता है तो किसने वो काम किया था ये फिगर आउट करना बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद एटलीस्ट वन शुड नॉट बी एन एसोसिएट, हम लोग ने पढ़ लिया था। अगर मान लो कोई एसोसिएट है तो उसका काम केवल मार्केटिंग के हिसाब से रहेगा, उसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। अब लीड मैनेजर के साथ में मिलके ईश्वर जो है वो अलग अलग इंटरमीडियरीज को अपॉइंट करेगा एंड उनको उनके ऑब्लिगेशंस बताएगा कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। लीड मैनेजर के साथ भी आपको अग्रीमेंट में एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तब अग्रीमेंट में, अच्छा एक बात बताओ, आज अगर मान लो हम अपना एक काम कराने के लिए आपको अपॉइंट किया एज अ प्रोफेशनल, चाहे आप मर्चेंट बैंकर हो या कोई और इंटरमीडिएट हो, ठीक है, हमारे बीच में एक अग्रीमेंट होगा। अच्छा इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है ना। आप बोल रहे हो आप मेरे को सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, हम बोल रहे हैं कि मेरे को ये सर्विसेज चाहिए, बदले में हम आपको पैसा देंगे। तो ये जो इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट होता है, वो अग्रीमेंट ही ले आउट करता है ना क्या स्कोप ऑफ वर्क है सामने वाले का, राइट। अब अगर मान लो हम इस अग्रीमेंट में ऐसा कुछ डाल दे जो इनका जो गवर्निंग रेगुलेशन है उसके उल्टा जा रहा है, तो चलेगा क्या? मतलब क्या, मान लो मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन बोलता है कि जितने भी मर्चेंट बैंकर्स है वो कभी भी इश्यू मैनेजमेंट का काम करे तो उनको XYZ एक्टिविटी करना पड़ेगा। हम अपने अग्रीमेंट में आपको अपॉइंट करते वक्त लिख दिए कि नहीं, XYZ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके ऊपर, तो ये चलेगा क्या? हमेशा गवर्निंग रेगुलेशन विल बी ओवर एंड अबव योर कॉन्ट्रैक्ट। तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं हो सकता है जो गवर्निंग रेगुलेशन के उल्टा चल जाए। तो अगर मर्चेंट बैंकर के साथ आप अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो तो मर्चेंट बैंकर वाला अग्रीमेंट में ऐसा क्लॉज नहीं हो सकता है जो मर्चेंट बैंकर रेगुलेशंस के उल्टा चल जाए या किसी भी लॉ के उल्टा चल जाए, बिकॉज दैट क्लॉज विल बी वॉइड। योर अग्रीमेंट विल ऑलवेज बी अंडर योर लॉ विल ऑलवेज बी सुपर। तो अगर लॉ ने कोई ऑब्लिगेशन दिया लीड मैनेजर्स के ऊपर, वो ऑब्लिगेशन उनके ऊपर रहेगा ही रहेगा, आप अग्रीमेंट के थ्रू उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सा था ये। आजबा प्रोसेस अपने आगे पढ़ेंगे, तो आजबा प्रोसेस में सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेटेड बैंक्स होते हैं, वी अज्यूम कि उनके साथ एक अग्रीमेंट में हम लोग एंटर कर चुके हैं, नहीं तो हर इशू में हर बैंक के साथ एक अग्रीमेंट एंटर करना पड़ेगा कंपनी को, तो वो हम लोग बोलते नहीं, हम लोग बोलते हैं देयर विल बी अ डीम्ड टू बी एन अग्रीमेंट, ठीक है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस के केस में सिंडिकेट मेंबर्स को अपॉइंट करते हो, रजिस्ट्रार, एक रजिस्ट्रार टू द इशू अपॉइंट करना पड़ेगा। अच्छा मान लो जो इशूअर है वो खुद रजिस्ट्रार है, तो अपने ही इशू में वो रजिस्ट्रार की तरह काम कर सकते, ऑब्वियस की बात है नहीं कर सकते हो। तो अगर मान लो इश्यूअर खुद से रजिस्ट्रार की तरह है तो वो खुद को ही अपॉइंट नहीं करेगा रजिस्ट्रार फॉर देयर ओन इशू। समझ में आया सबको? अगर मान लो ये इश्यूअर है, इश्यूअर को एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट करना, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब ये इश्यूअर बोल रहा है आई माई सेल्फ आई एम रजिस्टर्ड एज अ रजिस्ट्रार, तो हम खुद ही काम कर लेंगे रजिस्ट्रार का। अलाउड है क्या? नहीं, नहीं अलाउड है, आप नहीं कर सकते खुद से काम, इट हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। समझ आया? और ये लास्ट है, कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ेगा एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। ये रीड कर लो, इसमें कुछ भी डाउट है? नहीं रीड क्या डाउट था? लॉजिक समझ, लॉजिक बस इतना सा है कि रजिस्ट्रार शुड, इफ आई एम अ रजिस्ट्रार और हम खुद के इशू में ही रजिस्ट्रार की तरह काम कर रहे हैं तो हम इंडिपेंडेंट है क्या? रजिस्ट्रार तो आरओसी थोड़े होगा। सिंडिकेट मेंबर्स होते हैं आसबा प्रोसेस में, जो बैंक्स होते हैं ना, सिंडिकेट आसबा आज ही पढ़ना अपने को, आता है पेपर में आसबा आता है। और अगर आसबा आया, ये नहीं आएगा, आसबा अगर आया तो आपको सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट मेंबर्स लिखना पड़ेगा पहले, क्योंकि आप अगर अपना वो भी खोल के देख लो जो गाइडलाइन आंसर्स है, आसबा के ऊपर क्वेश्चन है बट पहला पैराग्राफ एससी सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स के ऊपर, तो वो आपको बताना ही पड़ेगा। तो वो चिंदी वाला था, फिर ऑफर डॉक्यूमेंट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, प्राइसिंग एंड मिनिमम
हाँ, मिनिमम ऑफर यही जो हम लोग इनविट में पढ़े, जो रीट में पढ़े, जो यहाँ पढ़े, सब सेम है, सिक्रा के हिसाब से दिया। एक्चुअली आपका आईसीडीआर बताता भी नहीं है, आईसीडीआर बोलता है सिक्रा के हिसाब से जो होगा वो फॉलो कर लो, सिक्रा में दिया गया है, तो हम उतना लिखने के बजाय बस लिख दी इतना होना चाहिए आपका। वही वाला पॉइंट। जैसे आपके एओए में भी कोई भी क्लॉज नहीं हो सकता जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है, सेम वे इनके अग्रीमेंट में कोई भी क्लॉज नहीं हो सकता जो इनके गवर्निंग लॉ के अगेंस्ट। चलो ये तो चिंदी सा था, अब आते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज एन ऑफर डॉक्यूमेंट? तो इशू के पहले आप पूरा कहानी बताते हो ना जिस डॉक्यूमेंट में, उसको ऑफर डॉक्यूमेंट बोलते हैं। हम लोगों ने कई सारे ऑफर डॉक्यूमेंट्स देखे थे स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, राइट? नाउ अंडर आईसीडीआर दो तरह के ऑफर डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं, एक होता है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, दूसरा होता है ऑफर डॉक्यूमेंट। पहले तो ये डिफरेंस अपने समझते हैं। और लॉ में ना कई बार अपने आप पढ़ोगे तो कई क्लॉजेस में ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, कई क्लॉजेस में ऑफर डॉक्यूमेंट मिला हुआ है। दे आर नॉट द सेम थिंग्स, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्यों? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स आपका वो होता है जो पहले फाइल किया जाता है सेबी के पास, सेबी के पास आने के बाद सेबी उसमें अपना ऑब्जेक्शंस बताता है, जो भी उनका कमेंट्स है वो बताता है, फिर उसको जब आप फाइनलाइज करते हो तो आपका ऑफर डॉक्यूमेंट बनता है। समझ में आया? अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट, सॉरी बुक बिल्डिंग के केस में दिस ऑफर डॉक्यूमेंट इज नथिंग बट अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में जब आपका बुक बिल्डिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपका क्वांटम और प्राइस फिक्स हो जाएगा, तो फाइनल प्रोस्पेक्टस बनेगा। सो देयर आर 3 डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट इज अ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, जो आप भेजते हो सेबी वगैरह को, उनसे कमेंट्स मांगने के लिए। केवल सेबी के पास नहीं, पब्लिक से भी कमेंट्स मांगा जाता है। ठीक है, उनसे कमेंट्स आने के बाद जब आप अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में जितने चेंजेस है उनको इनकॉर्पोरेट कर देते हो, तो आपका बनता है ऑफर डॉक्यूमेंट, जो आपका फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट होता है। फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट में अभी भी 2 चीजें नहीं है। कौन कौन सा? क्वांटम एंड प्राइस। अगर क्वांटम एंड प्राइस नहीं है तो वो ऑफर डॉक्यूमेंट को आप क्या बुलाओगे? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ये बुक बिल्डिंग के केस में होगा। फिक्स प्राइस के केस में वहीं पे आपका प्रोस्पेक्टस बन जाता है, क्योंकि सब चीज उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, ये आपका बुक बिल्डिंग के केस में हो गया। अब आपका बुक बिल्डिंग स्टार्ट हुआ, आपका प्राइस फिक्स हुआ, क्वांटम फिक्स हुआ, प्राइस हम क्वांटम फिक्स करके फिर आप जब दोगे तो दैट विल बिकम योर प्रोस्पेक्ट। समझ में आया? तो हम लोगों ने सेलो का आई थिंक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड प्रोस्पेक्टस दोनों देखा था, याद है? याद है सबको? आई थिंक सेलो थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेलो थी, देख लेते हैं। फिक्स प्राइस के केस में ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट, फिर तीसरा कुछ नहीं होता उसमें। हाँ, सेलो का ही तो है। सेलो का ये आपका देखो, ये प्रोस्पेक्टस है, फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट, ये फाइनल प्रोस्पेक्टस है। क्यों? बिकॉज इसमें क्वांटम वगैरह सब चीज हमने लिख के दिया। यहाँ देखो, यहाँ क्वांटम वगैरह दिया हुआ है, ऑफर फॉर सेल का साइज वाइज प्राइस वाइज सब दिया गया है। वही इसके पहले जो इसका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल हुआ था, दैट वाज दिस। देखो सेलो का ही है, यहाँ पे आपका गैप दिया गया है। इधर देखो, यहाँ पे आपने नहीं बताया नंबर ऑफ शेयर्स। क्यों? बिकॉज ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, तो ये बुक बिल्डिंग के पहले का है, एंड जो दूसरा वाला हम लोग देखा वो बुक बिल्डिंग के बाद का है। क्लियर हुआ सबको? ये बुक बिल्डिंग के बाद का है। ठीक है, तो 3 स्टेजेस में डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। पहला ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, दूसरा ऑफर डॉक्यूमेंट जिसको हम लोग बुक बिल्डिंग के केस में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, एंड तीसरा फाइनल प्रोस्पेक्टस। व्हेन इट कम्स टू अ फिक्स प्राइस मेथड, पहला ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, दूसरा प्रोस्पेक्टस। ठीक है, वहां पे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का सीन ही नहीं होता। चलिए, ना सबसे पहले अच्छा एक बात बताओ, प्रैक्टिकली सोचो। अब ये सारी चीजें ना हम लोग इतना सारा, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, बट यू गाइज नो एक्चुअली बहुत सारी चीजें व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटीज लॉ, क्योंकि आप लोगों ने इतना कुछ पढ़ लिया है ना। इट्स जस्ट दैट वर्ड टू वर्ड अपने देखते तो अपने को याद नहीं रहता। अब एक बात बताओ, अगर हम पब्लिक इशू में कोई भी डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हैं, उसमें प्रॉपर डिस्क्लोजर्स होने चाहिए कि नहीं चाहिए? उसमें मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जा सकता है क्या? जितना इन्फॉर्मेशन जाएगा सब ट्रू एंड करेक्ट होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सबसे पहले तो ऑब्लिगेशंस वही आ जाएंगे ना। जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट एंड ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट होता है, उसमें आपको इंश्योर करना पड़ता है कि सारे मटेरियल डिस्क्लोजर्स दिए गए हो, एंड जो भी ट्रू डिस्क्लोजर आप दे रहे हो, दे हैव टू बी ट्रू एंड एडिक्वेट। इतना इंफॉर्मेशन आपको देना है कि सामने वाला बंदा एक इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सके। व्हाट इज एन इंफॉर्म्ड डिसीजन? जब आप सारा इंफॉर्मेशन को दिमाग में रख के फिर डिसीजन लेते हो, दैट्स एन इंफॉर्म्ड डिसीजन। समझ में आया सबको? ठीक है, चलिए। अब 3 तरह के प्रोस्पेक्टस है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड प्रोस्पेक्टस। तीनों का डिफरेंस बताना।
व्हाट इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस जिसमें प्राइस एंड क्वांटम नहीं होता। शेल्फ प्रोस्पेक्टस जब आप एक साल के अंदर 2-3 बार इशू करना चाह रहे हो तो आप हर बार नया प्रोस्पेक्टस नहीं देते हो, आप एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस दे देते हो जो स्टार्टिंग में रहता है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन रहता है। अब मान लो मैंने शेल्फ प्रोस्पेक्टस दिया और 2 महीने बाद मेरे को पहला इशू करना है, तो हम वो उस इशू से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो जो डॉक्यूमेंट देंगे उसको क्या बोलते हैं? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो आपने पहले भर दिया, बट हर तीनों इशू में हो सकता है ना, क्वांटम डिफरेंट हो, प्राइस डिफरेंट हो, कुछ एक आध चीजें डिफरेंट हो, तो उसको क्या बोला जाता है? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ठीक है, मेमोरेंडम। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल किया, साल भर के अंदर अंदर आप उसमें 3 इश्यू अगर करने वाले हो तो हर इश्यू के पहले एक एडिशनल डॉक्यूमेंट जाएगा जिसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। एंड प्रोस्पेक्टस इज योर फाइनल प्रोस्पेक्टस जो आरओसी वगैरह के पास फाइल होता है। ठीक है, ये कहां जाना, उसमें आपका कंपनीज एक्ट से रिलेटेड सारे डिस्क्लोजर्स आने चाहिए एंड आईसीडीआर के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो सारे डिस्क्लोजर्स आने चाहिए। अब आईसीडीआर के अंदर ये याद रखने की जरूरत नहीं है, पार्ट अगर आप एफपीओ कर रहे हो तो एफपीओ में पार्ट सी एंड पार्ट डी लगता है, नॉर्मल केस में आईपीओ में पार्ट ए लगता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना जो भी प्रोस्पेक्टस जा रहा है ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर, कंप्लीट डिस्क्लोजर, मटेरियल डिस्क्लोजर एज पर कंपनीज एक्ट एंड आईसीडीआर। 2 पॉइंट्स हो गए। अच्छा, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी टू एंश्योर कि कंपनी के जो ऑफर डॉक्यूमेंट्स है उसमें सारा इंफॉर्मेशन सही है। मर्चेंट बैंकर जो आपका लीड मैनेजर की तरह पॉइंट हुआ है, तो लीड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ड्यू डिलिजेंस करे एंड खुद को सेटिस्फाई कर ले कि हाँ जो जो चीजें आनी चाहिए थी इन द ऑफर डॉक्यूमेंट वो सारी चीजें है एंड उसमें जो डिस्क्लोजर्स दिए गए वो सारे के सारे एडिक्वेट है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में भी एंड ऑफर डॉक्यूमेंट में भी। समझ में आया सबको? ठीक है, अब मान लो आपका जो ऑफर डॉक्यूमेंट है उस पे आपने कुछ ज्ञान लिखा हुआ है कि इशूअर जो है वो ये चीज करेगा, सेलिंग शेयर होल्डर जो ये चीज करेंगे, उनके ऊपर कुछ ड्यूटीज है, तो वो लोग अपने ड्यूटीज को ठीक से फुलफिल कर रहे हैं, ये इंश्योर किसके करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लीड मैनेजर। तो लीड मैनेजर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डीडी करो अपने पूरे ऑफर डॉक्यूमेंट का और देखो उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सही इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है वो एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, अब डीडी करते वक्त अगर आपको दिखा कि आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में कुछ 3-4 पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रमोटर ये कर देगा, प्रमोटर की ये ड्यूटी है, सेलिंग शेयर होल्डर किस केस? ओएफएस, ऑफर फॉर सेल के केस में आएगा, तो सेलिंग शेयर होल्डर की ये ड्यूटी है, तो इट इज अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीड मैनेजर टू एंश्योर दैट दीज पीपल फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस जो भी उनके उसमें लिखा गया है। समझ में आया सबको? ठीक है, एंड लास्ट इज आप अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में बहुत सारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी देते हो, अब वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एकदम अप टू डेट है, ये इंश्योर करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? लीड मैनेजर। तो उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से ही है एंड 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं है। तो आपका जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके हिसाब से ही इंफॉर्मेशन जाना चाहिए, आप अपने मन से उसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं कर सकते हो, बट 6 महीने से ज्यादा पुराना इंफॉर्मेशन नहीं। बाय 6 महीने? हाँ, बट क्यों रखना था ये थ्रेशोल्ड? और लास्ट बैलेंस शीट कब का बनता है? देखो, हमारा हर साल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं एज ऑन 31 मार्च बनते हैं। 31 मार्च का चलो अप्रैल में रेलेवेंट होगा, मई में रेलेवेंट होगा, जून में रेलेवेंट होगा, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो वो इरेलेवेंट हो जाएगा ना, क्योंकि आपका इतना टाइम बीत गया कि आपने बहुत सारे चेंजेस अपनी कंपनी में कर लिया है। तो हम लोगों ने वो टाइम कितना सेट करके रखा है? 6 महीने। सर 6 महीने क्यों, 5 महीने क्यों नहीं? अरे एक टाइम सेट करना था, उन्होंने कर दिया, तो 6 महीने पे सेट किया हुआ है। ठीक है, 6 महीने तक हम ऐसा मानते हैं 31 मार्च के बाद कि 31 मार्च वाला इंफॉर्मेशन विल बी रेलेवेंट, बट 6 महीने बीत गए अगर 31 मार्च के बाद और उसके बाद आप इशू कर रहे हो, सो अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च इन 6 महीने में इशू कर रहे हो तो आप अपने पिछले साल का 31 मार्च का बैलेंस शीट को नहीं फॉलो करोगे, फिर वहां पे एक सप्लीमेंटल बैलेंस शीट बनता है 6 महीने का, उसको आप फॉलो करते हो, सप्लीमेंटल फाइनेंशियल स्टेट। समझ में आया सबको? ठीक है, ये कुछ बेसिक ऑब्लिगेशंस है डिस्क्लोजर से रिलेटेड इन एन ऑफर डॉक्यूमेंट। आपको करना क्या है, जिससे रिलेटेड है ना उसको बगल में लिख देना। तो जैसे यहां पे आप लिखो ऑब्लिगेशंस ऑफ प्रमोटर्स, सेलिंग शेयर होल्डर्स, और यहां पे लिखो फाइनेंशियल, ऊपर वाले में लिखो बाय मैनेजर। तो मतलब जिस बारे में वो टॉपिक या वो पॉइंट बात कर रहे हैं ना वो बगल में लिख लो, क्योंकि अपने को ये चीज तो अब दिमाग में बैठ गया है कि जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट से ऑब्लिगेशन है रिलेटेड किसके ऊपर है? सारे लीड मैनेजर के ऊपर है। तो उसको देखना पड़ेगा, डीडी करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा सब लोग अपना अपना ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर रहे हैं, डिस्क्लोजर्स एडिक्वेट है, फाइनेंशियल अप टू डेट।
When an issuer wants to make more than one issue in a year, then they file a shelf prospectus, and then for every issue they'll file an information memorandum. आज के टॉपिक्स होते हैं बहुत लाइट, बहुत छोटे छोटे फॉर एवरी इशू। अच्छा, शेल्फ प्रोस्पेक्टस कितने दिन तक वैलिड रहता है? 12 महीने। हम 12 महीने, लॉ में 12 महीने लिखा है तो हम 12 महीने, 12 मंथ्स। आईसीडीआर 12 मंथ, आईसीडीआर 12 मंथ्स बोलता है। हम आईसीडीआर के हिसाब से पूछ, कंपनीज एक्ट पढ़ा रहे हैं हम। चलो आगे। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऑफर डॉक्यूमेंट एंड ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट का किस तरीके से अपने अप्रूवल करते हैं और किस तरह से फाइलिंग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो याद रखना, आपका जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट है या अच्छा, सबसे पहले ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकली पहले डिस्कस कर लेते हैं। मेरी कंपनी है, हमें इशू करना है, तो हम ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बनाएंगे पहले। वो फाइनल कब तक नहीं होगा? जब तक सेबी से हम अप्रूवल ना ले ले। तो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जाके हम सेबी को जमा करेंगे। सेबी को कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा, इस केस में 30 डेज है, ठीक है। 30 डेज का टाइम दिया जाता है, जिसमें सेबी आपको अपने कमेंट्स लाके दे देता है, ठीक है। अब जब 30 डेज हम सेबी को दे ही रहे, तो हमने सोचा पब्लिक को भी इसी दौरान बोल देते कमेंट्स लाके देने के लिए। तो हम वेबसाइट वगैरह पे होस्ट कर देते हैं और पब्लिक को बोल देते हैं तुम लोग भी अपने अपने कमेंट्स लाके दे दो। पब्लिक के लिए 21 डेज है, ठीक है। अब सब लोगों से मेरे को कमेंट्स आ गए, उन कमेंट्स को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट क्या बन जाएगा? फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट बन जाएगा ना। उसको ले जाके वापस हम सब जगह फाइल कर देंगे। इतना ही प्रोसेस है, यही आपका बेसिक प्रोसेस है, ठीक है। अब उसको डिटेल में पढ़ना तो यहां दिया गया है। सबसे पहले तो फिर क्या फाइल करना पड़ेगा? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। अच्छा, एक बात बताओ, सेबी को आप बोल रहे हो कि आपके ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में कमेंट्स लाके दे, किसकी गरज है, किसका जरूरत है? ये आपका जरूरत है। सेबी फ्री फोकट में काम करेगा क्या? सेबी फी मांगेगा। तो आपको 3 कॉपी देना पड़ता है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट का, अलोंग विथ स्पेसिफाइड फी, जो आप जाके सेबी के पास एंड सारे स्टॉक एक्सचेंजेस के पास फाइल करते हो। समझ में आया सबको? ठीक है। अच्छा, अब केवल ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट देने से कोई फायदा होगा क्या? आप एक बात बताओ, आपने सेबी को ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट दिया, सेबी ने अच्छा खासा टाइम लगाया उस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को पढ़ने में, उस पर कमेंट्स बना के आपको देने में। एक बार सेबी ने आपको कमेंट्स बना के दे दिया, तब पता चला कि आपके कंपनी में कोई मेजर डिफॉल्ट था जिसकी वजह से आपका इशू आगे नहीं जा सकता। सेबी का टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो सेबी तभी आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में दिमाग लगाएगी जब वो श्योर है कि आपका इशू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब वो श्योर कैसे होगी? वो लीड मैनेजर को बोलेगी मेरे को सर्टिफिकेट लाके दो। तो आपका ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ लीड मैनेजर एक सर्टिफिकेट देता है, ये बोल के कि देखो आई हैव बीन अपॉइंटेड एज द लीड मैनेजर, हमारे बीच में अग्रीमेंट हो चुका है। तो सेबी को पता चल जाएगा कि लीड मैनेजर कौन है। उसके बाद वो एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट, देखो अग्रीमेंट देना क्यों जरूरी था? अगर आप बोलते केवल ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देने के लिए, हम किसी से भी सर्टिफिकेट लाके दे देते ना, कैसे पता चलता है सेबी को कि मेरा लिए वो लीड मैनेजर है कि नहीं है? तो पहले तो आप अग्रीमेंट देते हो ये दिखाने के लिए कि हाँ इसी बंदे को मैंने लीड मैनेजर की तरह अपॉइंट किया। उसके बाद आप उस लीड मैनेजर से जो ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट आता है वो लाके देते हो कि देखो उसने पूरा डीडी कर लिया है। फिर उस लीड मैनेजर को जो जो चीज भी लगेगा वो अपने सर्टिफिकेट में लिख के दे देगा, ठीक है। एंड तीसरा चीज, अगर मान लो कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स है तो फिर आप उसके लिए डिबेंचर ट्रस्टी बनाओगे। कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब हम डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है तो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किए होगे। हमने ये नहीं लिखा कि मेरे को प्रूफ दो कि डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट हो गया, हमने क्या बोला? डिबेंचर ट्रस्टी से एक डीडी सर्टिफिकेट लाके दो। तो नेचुरली आपको डिबेंचर ट्रस्टी पहले अपॉइंट करना पड़ेगा, वो भी पूरा डीडी करेगा एंड वो सर्टिफिकेट लाके देगा। यहां पे आपका जो लीड मैनेजर है वो सेबी पॉइंट ऑफ व्यू से डीडी कर रहा है, जो डिबेंचर ट्रस्टी है वो क्रेडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से डीडी कर रहा है। दोनों का डीडी का ऑब्जेक्टिव ही डिफरेंट है, तो हम लोगों ने दोनों को बोला डीडी करने के लिए। अगर मान लो कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज है, मतलब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करे ही होगे। हम डिबेंचर ट्रस्टी को भी बोलते हैं तुम भी डीडी करके लाके दो और उसका सर्टिफिकेट दो। अब आप बोलोगे सर जब लीड मैनेजर ऑलरेडी डीडी कर रहा है तो डिबेंचर ट्रस्टी से वापस क्यों डीडी कराया? क्योंकि दोनों दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से कर रहे होते हैं। आपका लीड मैनेजर कर रहा होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेबी, कि सेबी के रेगुलेशंस प्रॉपर्ली आपने फॉलो किए हैं कि नहीं, तो वो वहां ज्यादा फोकस करेगा। डिबेंचर ट्रस्टी करेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रेडिटर्स, कि क्रेडिटर्स के राइट्स प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड है कि नहीं है, तो वो वहां ज्यादा फोकस करेगा। तो आप दोनों से डीडी सर्टिफिकेट्स मंगाते हो। समझ में आया सबको? ये क्यों मंगाया हम लोगों ने? ताकि सेबी को पता रहे कि पहले हम ये डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, डीडी रिपोर्ट सब सही है ना, तभी हम आपका ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में दिमाग लगाएंगे। अगर डीडी रिपोर्ट देख के मेरे को लग रहा है कि कुछ भी नहीं होने वाला, आगे जाके कुछ नहीं चलने वाला, तो हम क्यों इतना टाइम वेस्ट करेंगे?
समझ में आया? तो दिस इज जस्ट अ वे फॉर सेबी टू एंश्योर लीड मैनेजर पॉइंट हो चुका है, डिबेंचर ट्रस्टी पॉइंट हो चुका है, एंड सेबी एंड क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीज सही है, तभी हम दिमाग लगाएंगे। हाँ हाँ, ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का से रिलेटेड प्रोविजन आपसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब सेबी के पास कितने दिन का टाइम था? 30 डेज का टाइम था। 30 डेज के अंदर सेबी अपना अपना ऑब्जेक्शंस बताएगा। अब ये 30 डेज काउंट कहां से होता है, उसके रूल्स अलग है, ठीक है। अगर मान लो आपने सेबी को ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया और सेबी ने आपसे कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा, तो क्लैरिफिकेशन देने में आपने जितना टाइम वेस्ट किया वो आपका प्रॉब्लम है, वो सेबी का तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मान लो सेबी ने आपसे कोई क्लैरिफिकेशन मांगा है, तो जिस दिन आपने क्लैरिफिकेशन दिया वहां से 30 डेज काउंट होगा। आप क्लैरिफिकेशन जब तक दोगे नहीं तब तक सेबी नहीं देख पाएगा ना, सेबी को तो 30 डेज देना ही पड़ेगा। तो अगर सेबी ने आपसे क्लैरिफिकेशन मांगा और आपने क्लैरिफिकेशन दिया, तो जिस दिन आपने क्लैरिफिकेशन दिया वहां से 30 डेज काउंट होता है। सेकंड, अगर सेबी ने आपसे क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा है, इनकम टैक्स अथॉरिटी से क्लैरिफिकेशन मांगा है, तो जिस दिन इनकम टैक्स अथॉरिटी रिप्लाई करेगी उस दिन से 30 डेज काउंट होगा। समझ में आया? तो पहला ये आपका सैटिस्फैक्टरी रिप्लाई फ्रॉम द इश्यूअर, दूसरा रिप्लाई फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर मान लो सेबी ने किसी से भी नहीं मांगा कोई भी क्लैरिफिकेशन, तो 30 डेज कहां से काउंट होगा? जिस दिन आपने फाइल किया उस दिन से काउंट होगा, जिस दिन ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल हुआ है उस दिन से काउंट होगा। समझ में आया? एंड लास्ट, जिस दिन इन प्रिंसिपल अप्रूवल आता है उस दिन से 30 डेज देखते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ ये क्यों देखते हैं? मान लो मैंने आपसे कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा, ठीक है, और आपका इन प्रिंसिपल अप्रूवल आने को था, अभी आया नहीं था। अब सेबी ने मान लो सब चीज देख लिया, देखना शुरू कर दिया, सब चीज पूरा इन्वेस्ट कर दिया, टाइम रिसोर्सेज वगैरह, और इन प्रिंसिपल अप्रूवल आया ही नहीं, तो फिर सेबी का तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अगर मान लो आप अपना ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जमा करते हो इन अ केस वेयर यू हैव नॉट येट रिसीव्ड एन इन प्रिंसिपल अप्रूवल, यू एप्लीकेशन जा चुका है, आने वाला है 2-3 दिन में, तो सेबी बोलती है आ जाने दो, जब आ जाएगा उस दिन से हम देखना स्टार्ट करेंगे। तो आने के बाद अगर देखना स्टार्ट करेगा तो 30 डेज भी वहीं से काउंट होता है। समझ में आया? तो 4 केसेस, पहला इन प्रिंसिपल अप्रूवल आ चुका है और सेबी ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा, तो 30 डेज कहां से काउंट होगा? जिस दिन आपने फाइल किया वहां से होगा। सेबी ने क्लैरिफिकेशन मांगा इश्यूअर से, जिस दिन आपने क्लैरिफिकेशन दिया उस दिन। अच्छा मान लो सेबी ने आज एक क्लैरिफिकेशन मांगा, आपने 4 दिन बाद रिप्लाई कर दिया, उसके बाद सेबी ने वापस क्लैरिफिकेशन मांगा, तो जो लास्ट क्लैरिफिकेशन का रिप्लाई आता है ना वहां से काउंट स्टार्ट होता है। अच्छा कुछ भी रिप्लाई दे दोगे तो काउंट कर लेंगे क्या? सैटिस्फैक्टरी रिप्लाई आना चाहिए, जो आपने क्वेश्चन मांगा उसके ऊपर प्रॉपर रिप्लाई आ जाना चाहिए तभी, ठीक है। थर्ड, सेबी ने आपसे क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी या किसी रेगुलेटर से मांगा है, तो जिस दिन उन्होंने रिप्लाई किया उस दिन। एंड लास्ट, इन प्रिंसिपल अप्रूवल अगर नहीं आया हुआ था पहले, तो जिस दिन इन प्रिंसिपल अप्रूवल आता है वहां से। इनमें से चारों में से जो लास्ट डे होता है वो आपका काउंट किया जाए। समझ में आया सबको? चलो फिर सेबी आपको चेंजेस बताएगी। अच्छा वो सेबी ने अगर कोई चेंजेस बताया तो वो चेंजेस को ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ये ऑब्लिगेशन किसका है? सारे ऑब्लिगेशंस लीड मैनेजर के, ठीक है। तो ये ऑब्लिगेशन भी लीड मैनेजर का है कि भाई तुम जितना भी इंफॉर्मेशन सेबी ने तुमको चेंजेस वगैरह बताया है वो सारे चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करो। जैसे ही आपने वो चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर दिया, योर ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट विल बिकम ऑफर डॉक्यूमेंट। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अच्छा ऑफर डॉक्यूमेंट एक बार आपका बन गया तो उसका फाइलिंग स्टार्ट होगा, तो वो आरओसी के पास फाइल होता है, ठीक है। साथ में आपको उसको सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज के पास भी देना पड़ता है अगर आपने कोई चेंजेस किए तो। अब इसका मतलब क्या समझो, अगर मान लो मैंने आपको ये ऑफर डॉक्यूमेंट दिया, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को भेजा, सेबी ने कोई भी चेंजेस सजेस्ट नहीं किए, सेबी ने बोला एवरीथिंग इज गुड, तो फिर इसमें मेरे को कोई भी चेंजेस नहीं करने, एज इट इज हम जाके आरओसी के पास फाइल कर देंगे। तो फिर इन दैट केस मेरे को सेबी के पास वापस फाइल करना है क्या? कोई जरूरत नहीं है, सेबी के पास पहले से फाइल किया हुआ है एंड देयर इज नो चेंज हियर, राइट। सेबी को भी तो पता है ना कि कोई चेंज नहीं है, उन्होंने तो बोला सब चीज सही है, ठीक है। बट अगर मान लो सेबी ने चेंजेस बताए तो आरओसी के पास तो फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट जाएगा ही जाएगा, साथ में सेबी के पास भी जाएगा, क्योंकि सेबी को पता होना चाहिए ना कि एक्चुअली फाइनल डॉक्यूमेंट क्या है, आपने क्या चेंजेस किए, क्या हुआ फाइनल डॉक्यूमेंट, तो आपको सेबी के पास भी देना पड़ता है। समझ में आया? तो वही ऑफर डॉक्यूमेंट वगैरह सब चीज आपको सेबी के पास देना पड़ा, ये बता दिए। आपको सॉफ्ट कॉपी में भी सेबी के पास फाइल करना पड़ता है, ये अभी रिसेंटली डाला गया है 2018 रेगुलेशंस में। पहले तो हार्ड कॉपी में सब कुछ होता था, अब क्योंकि हम लोग धीरे धीरे डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम लोगों ने बोला हार्ड कॉपी फाइल करोगे ही करोगे, आपको सॉफ्ट कॉपी में भी फाइल करना पड़ता है सेबी के पास। क्यों? बिकॉज सेबी रिकॉर्ड सॉफ्ट कॉपी में मेंटेन करके, उसे जो भी देखना है देखना है वो हार्ड कॉपी में देख लेगी, बट रिकॉर्ड सॉफ्ट कॉपी में मेंटेन होगा, तो सेबी के पास सॉफ्ट कॉपी में भी देना पड़ता है। यहां तक समझ में आया सेबी का कैसे होता है? यहां तक आपको सेबी का बताया गया है कि सेबी से ऑब्जर्वेशंस लेके आप ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को ऑफर डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हो। इसके बाद वाले जो पॉइंट्स है वो पब्लिक से रिलेटेड, कि पब्लिक से भी कमेंट्स मंगा के आप ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को ऑफर डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हो, ठीक है। समझ में आया? चलो नाउ जैसे ही आपने अपना ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सेबी को दिया, सेबी के पास 30 डेज था,
आप लोग सोचते हो कि यार सेबी को दे दिया है, 30 डेज बचा है, अब 30 डेज बैठने से बेटर है पब्लिक से भी हम कमेंट्स मंगा लेते हैं। तो तुरंत ही सेबी, इशूअर एंड स्टॉक एक्सचेंजेस, इन सबके वेबसाइट पे आप अपलोड कर देते हो अपने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को एंड पब्लिक से कमेंट्स मंगाते हो। पब्लिक से कमेंट्स, हाँ, उसी के टाइम के अंदर, मतलब सेबी के पास फाइल किया उसके बाद तुरंत सब जगह अपलोड करा दो। सेबी के पास 30 डेज है, पब्लिक के पास 21 डेज ही रहता है। ठीक है, पब्लिक के पास 21 डेज रहता है कि वो अपना अपना कमेंट्स लाके आपको बता दे। समझ में आया? नहीं, ये इज द हेड ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये हेड है। एक्चुअली हम बता रहे इसमें हुआ क्या था, आप अपना मॉड्यूल खोलोगे ना तो ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर पब्लिक, ये हेड था एंड उसके नीचे ये लाइन स्टार्ट हो रहा था। हम थोड़ा स्मार्टनेस दिखा के, उस समय ध्यान नहीं था मेरा और हम उसको एक ही बना के लिख दिए। बाद में हम रीड कर रहे थे तब मेरे को रियलाइज हुआ ये गलत हो गया। केवल ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में ही पब्लिक का कमेंट्स आएगा, ऑफर डॉक्यूमेंट में आप पब्लिक का कमेंट्स क्यों मंगाओगे, राइट? तो यहाँ पे लिख लेना ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ही होता है। ठीक है, चलो। अच्छा एक बात बताओ, इशूअर ने या आपके मर्चेंट बैंकर ने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, तो जैसे ही वहां पे वेबसाइट पे अपलोड करेगा आपके पास आकाशवाणी होगी क्या कि वेबसाइट पे अपलोड हो गया, जाके देख लो? बताना पड़ेगा ना पब्लिक को कि भाई वेबसाइट पे अपलोड हो गया, जाके देख लो। तो वो कैसे बताओगे? न्यूज़पेपर के थ्रू। तो जैसे ही आप अपलोड करते हो या डॉक्यूमेंट फाइल करते हो सेबी के साथ, 2 डेज के अंदर अंदर एक इंग्लिश नेशनल डेली, एक हिंदी नेशनल डेली और एक रीजनल न्यूज़पेपर। कहाँ का रीजनल न्यूज़पेपर? नो, अभी लिस्टेड थोड़ी है, जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां का, उन सब में आप एक एडवर्टीजमेंट देते हो कि ये जो कंपनी है ये अपना इशू लेके आ रही है, इसके लिए इन्होंने अपना ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट XYZ वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, इतना दिन तक ये खुला रहेगा, जिसको जिसको कमेंट्स है अपना अपना कमेंट्स लेके आ जाओ। समझ में आया ना? सब लोग अपना अपना कमेंट्स लेके आएंगे। एक बार 21 डेज का पीरियड खत्म हो गया तो आपका जो लीड मैनेजर है वो जितना कमेंट्स है सबको कोलेट करेगा और कोलेट करके फिर सेबी को बताएगा कि पब्लिक से हमें ये कमेंट्स आए हैं एंड इससे रिलेटेड मेरे को ये चेंजेस करने का सही लग रहा है। अब देखो जरूरी, ये पब्लिक है, पब्लिक कुछ फालतू कमेंट्स भी कर सकती है, राइट? तो सब कमेंट्स के ऊपर तो आप कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस नहीं करोगे, तो आप जितने भी कमेंट्स आते हो सबका एक रिपोर्ट बनाते हो, क्योंकि सेबी को पता होना चाहिए कि पब्लिक क्या सोच रही है। ठीक है, रिपोर्ट बनाने के बाद आप नीचे अपना ऑब्जर्वेशन डालते हो कि सारे कमेंट्स वाहियात है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, या फिर 2-4 कमेंट्स ये XYZ कमेंट्स है, ये एक्चुअली मेक सेंस एंड इससे रिलेटेड मेरे को अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में ये सारी चेंजेस करनी पड़ेगी। सबको ठीक है? तो पब्लिक के केस में जैसे ही सेबी के पास फाइल किया उसके बाद कहां जाता है ऑफर, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट? सेबी, स्टॉक एक्सचेंज और कंपनी के वेबसाइट में, कंपनी के वेबसाइट पे होगा। ठीक है, किस लिए डालते हैं हम लोग? पब्लिक से कमेंट्स लेने के लिए। कितने दिन के अंदर पब्लिक कमेंट्स देंगे? 21 डेज के अंदर। अच्छा, पब्लिक को पता कैसे चलेगा कि वेबसाइट पे ये सब अपलोड कर दिया गया है? पब्लिक अनाउंसमेंट करते हो, कहां कहां करते हो? इंग्लिश, हिंदी, रीजनल। ठीक है, कितने दिन के अंदर करना होता है? 2 दिन के अंदर करना होता है ना। एक बार 21 दिन तक आपके पास सारे कमेंट्स आ गए, उसके बाद वो कमेंट्स, अच्छा कमेंट्स किसके पास आ रहे? सारे लीड मैनेजर के पास आ रहे। ठीक है, लॉ में लिखा गया सेबी के पास, लेकिन एक्चुअली आता लीड मैनेजर के पास है। लीड मैनेजर उन सारे कमेंट्स को मिला के क्या बनाएगा? एक रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट में सारे कमेंट्स जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो कमेंट्स का जो रिपोर्ट है वो सेबी के पास फाइल करेगा और बताएगा कि उनके हिसाब से क्या क्या कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस आपको करने होंगे। समझ में आया? तो आपको सेबी के भी कमेंट्स मिल गए, पब्लिक के भी कमेंट्स मिल गए, मिला के आपने अपना सारा कमेंट्स इनकॉर्पोरेट किया और फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट बनाया। फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट जो है वो ऑफर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा सारे वेबसाइट्स पे। ठीक है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया था, बट उसको अपलोड करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? पब्लिक कमेंट्स मंगाना। ऑफर डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ता है, बट यहां वो पब्लिक कमेंट्स मंगा रहे हैं क्या? ये बस हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये हमारा फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट हुआ। समझ में आया? एंड अगर मान लो कोई भी इंसान ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा पंचायत है, ये आज के दिन में तो बहुत ही इरेलेवेंट हो गया है, आज के दिन में लोग डायरेक्टली डाउनलोड करके खुद से प्रिंट निकाल लेते हैं, बट पहले के जमाने में इतना ईजी नहीं था डाउनलोड करके प्रिंट निकालना। तो अगर मान लो कोई भी इंसान ऐसा है जिसको ऑफर डॉक्यूमेंट का एक कॉपी चाहिए होता है फ्रॉम द लीड मैनेजर या स्टॉक एक्सचेंज, वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, फी पे कर सकते हैं, उनको कॉपी निकाल के दे दिया जाएगा। आई रियली डोंट थिंक आज के जमाने में कोई भी इसको यूज, बट ये प्रोविजन है लॉ में। समझ में आया? तो यहाँ पे ऑफर डॉक्यूमेंट में ना पॉइंट F एंड G के बीच में लाइन बना दो। F के ऊपर वाला सारा इज सेबी रिलेटेड, उसके नीचे वाला सारा इज पब्लिक रिलेटेड। रीड करो, उसके बाद अपने को यहाँ पे चार्ट बनाना है उसका। देवांशु ऑनलाइन बस लेक्चर चला के चला गया है क्या? अखिलेश, देवांशु, कोई मैसेज नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। आज नेहा भी काफी क्वाइट है।
फिर के लिए संडे भूल जाओ, हम भी भूल रहे ना। अच्छा ये किया तो क्यों इसको क्लास में बैठाते हो? बॉयकॉट क्यों नहीं करते थे इसको? बोलो साइड में कोने में जाके बैठेगा। सर ये लीड मैनेजर कैसे बनते हैं, कोई स्पेशल कोर्स होता है क्या? मर्चेंट बैंकर की तरह अपॉइंट रजिस्ट्रेशन ले लो तो आप लीड मैनेजर की तरह अपॉइंट हो सकते हो। जैसे कि आईबीसी के अंदर अगर आपको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनना है तो उसके लिए पहले इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना होगा। सेम वे अगर आपको लीड मैनेजर की तरह अपॉइंट होना है तो पहले आपको एक मर्चेंट बैंक। झालं? हाँ ब्रेकअप, ब्रेक ये वाला बुक जब खत्म हो जाएगा तब कुछ नहीं। इसके बाद प्राइसिंग है, प्राइसिंग एंड बस यही है, 3 पेज है। हाँ 1 घंटा, बस 1 ही घंटा। हाँ हम लोग स्टार्ट लेट किए। चलो आ जाओ। तो ये चार्ट भी हम लोग 2 चार्ट बनाएंगे। पहले ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट एंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू सेबी, ठीक है। चलो पहला टू बी फाइल्ड विथ सेबी। अब इसमें अटैचमेंट्स कौन कौन से जाते हैं? लीड मैनेजर अग्रीमेंट पहले, ये लाइन से याद रखेंगे ना, पहले अग्रीमेंट दिखाया तो उन्हें पता चला कि हम लीड मैनेजर है। फिर लीड मैनेजर का टीडी सर्टिफिकेट और डिबेंचर ट्रस्टी का टीडी सर्टिफिकेट। अच्छा ये कब होता है डिबेंचर ट्रस्टी वाला रिक्वायरमेंट? जब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रहे, तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू जाएगा। चलो ठीक है। ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया आपने, उसके बाद सेबी एज के बाद हाँ एरो में लिखेंगे तो सेबी टू ऑब्जर्व कमेंट्स। ये कमेंट्स जो है पब्लिक अलग से चार्ट बनेगा, ये 30 डेज के अंदर होना चाहिए फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सेकेंड रिप्लाई बाय ईश्वर। रिप्लाई बाय ईश्वर में समझ जाओगे ना, उनसे कुछ पूछा उन्होंने रिप्लाई किया। क्लैरिफिकेशन थर्ड क्लैरिफिकेशन बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी नीचे में बड़ा बड़ा लिख लेना। क्या हो गया सोनाली? आज इशू इतनी फ्रेश क्यों लग रही है? हम सुबह ही सोचे थे आज आईटी वालों का छुट्टी है ना, इसीलिए अब याद आया मेरे को, तभी इतनी खुश खुश लग रही है ये आज। क्यों? आईटी वाले सो रहे होंगे ना, सैटरडे नाइट मनाए होंगे। हाँ हाँ जनरली तो कॉल पे रहती है, आईटी वाले सो रहे, कोई बात नहीं। दूर रहने वाले लोगों को पास पास का ऑप्शन सर आज सिर्फ आप ही आए हो या और टीचर्स आए हैं एकेडमी में? चिराग सर का मैराथन चल रहा है तो वो है यहाँ पे, और मुस्कान मैम कल लैपटॉप ले जाना भूल गई घर तो आज आई बेचारी।
मैराथन तो कल मैम का खत्म हो गया। हाँ मेरे को ये लैपटॉप छूट साथ ही में ही। चलो एक बार सभी ने कमेंट्स दे दिए तो सभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगेगी। इस दिन सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई आ जाए। तो अगर मान लो आपने मेरे को कोई रिप्लाई दिया आई एम नॉट सेटिस्फाइड, हम आपको बोल रहे हैं नहीं इसमें ये 2 डॉक्यूमेंट्स और चाहिए मेरे को, तो जिस दिन आप वो फाइनल मेरे को भेजोगे ना वहां से 30 डेज, मतलब हो सकता है सभी 4 बार आपसे कुछ पूछे, तो चौथी बार जब रिप्लाई आएगा ना उससे 30 डेज लगता है, तो दैट इज द लॉन्गेस्ट। तो इसलिए तो हम लोगों ने फिर फास्ट ट्रैक एफपीओ का पूरा सीन लाया जहां पे ये नहीं करना पड़ता, बिकॉज किसी भी आईपीओ का या किसी भी इश्यू का दिस इज द लॉन्गेस्ट स्टेप, इसे सबसे ज्यादा टाइम लगता है कि हम किसी को भी ऐसे ही तो नहीं इशू करने देंगे ना। चलो टीज मैनेजर टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस एंड मेक ऑफर डॉक्यूमेंट टू बी फाइल्ड विथ आरओसी सेबी स्टॉक एक्सचेंज, इतना ही है। क्या देवांशु चार्ट्स मजा आ रहा है ना? फोटो भेजेगा अभी चार्ट बना के? अगर आज जतिन क्लास नहीं आता है, क्लास में नहीं बोलेंगे फिर गैंग मीट ही करते रहे। हाँ हाँ चलो कोई नहीं कोई नहीं। टीओडी एंड ऑफर डॉक्यूमेंट टू पब्लिक। चलो पहला स्टेप, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट। कहाँ का वेबसाइट? सेबी। अच्छा कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे करोगे? जहाँ पे लिस्ट होने वाला है वहां पे सबका, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली दो पब्लिक एडवर्टीज, ये भी 3 जगह। तो रीजनल और वर्नाकुलर में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली 2 डेज ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जिस फाइल करते हैं सेबी से वहां से काउंट किया जाता है, बट सेम ही डे होता है सब चीज। आप सेबी के पास फाइल करते हो उसी दिन वेबसाइट पे अपलोड कर देते हो, तो यहीं से 2 डे। और इस वही तो हम बोले कि 2 डेज के अंदर अंदर जिस दिन फाइल करते हैं उसी दिन वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। हम्म उसके बाद
lead manager to make report to उसके लिए तो कोई डेज नहीं दिए गए। आज कितने बजे तक क्लास है? लेट्स सी, हाँ 4 के अराउंड ही, 4:15 हो सकता है, मतलब 4 प्लस माइनस आधा घंटा। यू नेवर नो। एंड इसके नहीं, इसके बाद आपका फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होता है ना, ऑफर डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट। डन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, प्राइसिंग। ये प्राइसिंग का आपको पूरा याद होगा जहां तक मेरे को पता है, इट्स वेरी 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 सिंपल, ठीक है। चलो, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या होता है? फेस वैल्यू क्या होता है? जो शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है, ओके। और अच्छा एक बात बताओ, फेस वैल्यू और इशू प्राइस डिफरेंट हो सकता है क्या? अगर मान लो मेरा शेयर्स का फेस वैल्यू है 10 रुपीज, इशू प्राइस मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू मेरा ये है इक्विटी शेयर्स का, तो मेरा इशू प्राइस जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? प्रीमियम पे इशू होता है तो कितना प्रीमियम मैक्सिमम कितना हो सकता है? कितना भी, मतलब 10 रुपए का शेयर्स को आप मेरे को 1000 रुपए में भी दे सकते हो, 5000 में भी दे सकते हो, 10,000 पे भी दे सकते हो, तो प्रीमियम पे देयर इज नो लिमिट। नहीं, तो देयर इज नो लिमिट ऑन द प्रीमियम, राइट। तो आपका कौन डिसाइड करता है कि कितना प्रीमियम में देना है? वो इशूअर अपने लीड मैनेजर के साथ मिलकर करता है, या एक्चुअली सब पहले से ही डिसाइडेड होता है, वो लोग पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं, राइट। तो फेस वैल्यू आपका जो भी हो वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने ऑफर डॉक्यूमेंट और ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट दोनों में, ठीक है, या फिर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और फाइनल प्रोस्पेक्टस दोनों में। व्हाई? बिकॉज ऑफ फेस वैल्यू डज नॉट चेंज। अगर मेरे शेयर्स का फेस वैल्यू है 10 रुपीज, तो वो 10 रुपीज ही रहने वाला है ना, इशू कितने में भी हो, तो वो तो हम अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में भी दे सकते हैं। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आपका फेस वैल्यू मेंशन करना जरूरी होता है। However, जो इशू प्राइस है वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं होता है, वो मेंशन होता है आपके केवल फाइनल प्रोस्पेक्टस में, राइट। देयर इज नो लिमिट एज टू कितना आप इशू प्राइस रख सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन द इशूअर, वो अपने हिसाब से देखता है इशू प्राइस कितना रखना है। ना हम लोगों ने 2 तरीके से पढ़ा था अपना, वो 2 तरीके से आप इशू कर सकते हो, एक होता है बुक बिल्डिंग मेथड और दूसरा होता है फिक्स प्राइस मेथड। अच्छा, फिक्स प्राइस मेथड में प्राइस फिक्स रहेगा, तो आप अपने प्रोस्पेक्टस में डायरेक्टली वही डिस्क्लोज करते हो। तो व्हेन यू आर डूइंग अ फिक्स प्राइस मेथड, आपका जो प्रोस्पेक्टस इशू होता है उसमें आप अपना प्राइस जो है उसको मेंशन करके रखते हो। अच्छा, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, क्योंकि फिक्स प्राइस में तो प्राइस फिक्स्ड है, तो वो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस में, जिसको ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है और ऑफर डॉक्यूमेंट, दोनों जगह मेंशन कर सकते हो। एंड व्हेन इट कम्स टू अ बुक बिल्डिंग इशू, अब बुक बिल्डिंग इशू में तो प्राइस फिक्स्ड हमारा है ही नहीं, प्राइस फिक्स नहीं है, लेकिन आपका एक प्राइस बैंड फिक्स होता है। क्यों? बिकॉज अगर हम हवा हवा में पब्लिक को बोल दे कितने पे भी आके शेयर्स खरीद लो, लोग रैंडमली कितने शेयर्स भी लेने, कितना भी बिड डालने लग जाएंगे। तो लॉ ने आपको बोला जब भी आपका बुक बिल्डिंग इशू होगा, बुक बिल्डिंग इशू के थ्रू आपका जो भी वो होता है, इशूअर होता है, वो एक प्राइस बैंड देगा, ठीक है। प्राइस बैंड मतलब 100 रुपए से लेके मान लो 120 रुपए तक। अब इसके बीच में आप बिड लगाते जाओ, आपको कितना प्राइस देना है और कितना शेयर्स खरीदने हैं, समझ में आया? तो दिस इज द प्राइस बैंड। जो लोअर वैल्यू होता है उसको बोला जाता है फ्लोर प्राइस, जो अपर वैल्यू होता है उसको बोला जाता है कैप प्राइस। अब एक चीज याद रखना, प्राइस बैंड में लोअर कैप फ्लोर प्राइस एंड कैप प्राइस के बीच में 20% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, 20% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं हो सकता, मतलब मैक्सिमम 100 एंड 120 हो सकता है। क्या इसको हम 100 एंड 110 रख सकते हैं? 100 एंड 110 रख सकते हैं, 100 एंड 111 रख सकते हैं, 100 एंड 102 रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते?
क्योंकि मिनिमम 5% का गैप होना चाहिए। तो एक लिमिट सेट किया गया है, आपका मिनिमम गैप शुड बी 5%, मैक्सिमम गैप शुड बी 20%, उसके बीच में रहेगा। तो अगर मेरा फ्लोर प्राइस 100 है तो 100 एंड 105 के ऊपर कुछ भी आ सकता है। तो 100 एंड 105, 100 एंड 107, 100 एंड 109, 100 एंड 120, बट 100 एंड 121 नहीं हो सकता आपका। समझ में आया? सो मिनिमम गैप 20%, सॉरी मिनिमम गैप 5%, मैक्सिमम गैप 20%। समझ में आया सबको? अच्छा, हम लोगों ने जब ऊपर ऑफर डॉक्यूमेंट वगैरह पढ़ा था, तो आप जब ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करते हो, किसके पास जाता है वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट? सेबी के पास जाता है, ठीक है, सेबी से, क्योंकि कमेंट्स मंगा रहे हैं हम लोग। फिर जो फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट होता है वो किसके पास जाता है? सेबी, स्टॉक एक्सचेंजेस, आरओसी। उसके बाद आप जब जाओगे आरओसी के पास प्रोस्पेक्टस फाइल करने के लिए, तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में केवल आपको एक ही प्राइस बताना पड़ेगा। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में जब आप फाइनल प्रोस्पेक्टस जमा करते हो आरओसी के पास, पहले आपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस किया था, अब जब फाइनल प्रोस्पेक्टस दे रहे हो ना, तो आरओसी इज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग आपने क्या प्राइस बैंड दिया था, क्या दिया था, कितना दिया था। आरओसी को बस इतना जानना है किस प्राइस पे इशू हो रहा है। समझ में आया? फ्लोर प्राइस, कैप प्राइस देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, मेरे शेयर्स का फेस वैल्यू है 10 रुपीज, हम सोच रहे हैं 9 to 11 रुपीज का हम बैंड रखते, चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? फेस वैल्यू से नीचे आपने अगर इशू कर दिया, क्योंकि अगर आप 9 से बैंड स्टार्ट कर रहे हो, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद 9 पे ही इशू करना पड़ जाए, तो वो तो फिर डिस्काउंट पे हो जाएगा। फेस वैल्यू पे डिस्काउंट आप दे नहीं सकते हो, तो किसी भी हालत में योर फ्लोर प्राइस कैन नॉट बी लेस देन द फेस वैल्यू। तो नेचुरली फाइनल प्राइस भी फेस वैल्यू से कम नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, चलो अब मान लो जिस समय हम अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जमा कर रहे थे, अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बाद भी इशू तुरंत खुलना जरूरी नहीं है, खुल सकता है थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। अब मान लो हम अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जमा कर रहे थे, उस समय ना आई वॉजंट श्योर कि मेरे को अपना प्राइस बैंड क्या रखना है। हो सकता है हम 100 120 रखते, हो सकता है 105 125 रखते। अब हम लोग के लिए क्या ही डिफरेंस है, 5 रुपए का डिफरेंस, बट कंपनी के लिए इट्स अ मेजर डिफरेंस। कंपनी के लिए कोई भी प्राइस बैंड सेट करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इमेजिन करो आप एक शेयर के प्राइस में 5 रुपए ऊपर नीचे करने का सोच रहे हो, इसमें अगर मान लो नंबर ऑफ शेयर्स जो लोग बेच रहे होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, राइट, तो 1 रुपए का डिफरेंस ही बहुत मेजर डिफरेंस होता है। तो बहुत सोच समझ के कंपनी देखती है कि प्राइस बैंड कितना रखना है। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये किससे होता है? ये ग्रे मार्केट से होता है। ग्रे मार्केट से अपने को पता चलता है कि एक्चुअली प्राइस बैंड कितना रखना पड़ता है। ग्रे मार्केट इज नथिंग बट इनफॉर्मल डिस्कशन जो आप अलग अलग इन्वेस्टर्स के साथ करते हो। तो सेबी मार्केट रिसर्च करती है, सेबी नहीं, ईश्वर जो है वो मार्केट रिसर्च करता है, जो इन्वेस्टर्स है, नामी ग्रामी इन्वेस्टर्स है, या जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने वाले, उन सबके साथ डिस्कशन करता है कि एक्चुअली प्राइस बैंड क्या रखना चाहिए। दैट इज वन कंपोनेंट ऑफ डिसाइडिंग व्हाट योर प्राइस बैंड शुड बी। अब मान लो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो मेरे कंट्रोल के बाहर है, और जब हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जमा कर रहे थे ना, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के टाइम पे मेरा प्राइस बैंड फिक्स नहीं हो पाया, तो चलेगा क्या? बिना प्राइस बैंड के क्या आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जमा कर सकते हो? कर सकते हो। अगर आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जमा करना है, आप बिना प्राइस बैंड के जमा कर सकते हो, बट इशू ओपन तो नहीं हो सकता बिना प्राइस बैंड के। इशू ओपन करने के पहले तो प्राइस बैंड बताना पड़ेगा। सो इफ द इशूअर वांट्स टू सबमिट द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस विदाउट अ प्राइस बैंड, दे कैन डू दैट, ठीक है। हाउएवर दे विल हैव टू डिस्क्लोज द प्राइस बैंड एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू, अगर आईपीओ हो रहा है तो, और अगर एफपीओ हो रहा है तो 1 दिन पहले उन्हें बताना पड़ता है। कहां बताओगे? इन्फॉर्म कैसे करोगे? जिस न्यूज़पेपर में, अच्छा कोई भी न्यूज़पेपर नहीं चलेगा। आज मान लो इंग्लिश के 2 नेशनल डेलीज चलते हैं, एक टेलीग्राफ चलता है, एक बिजनेस स्टैंडर्ड चलता है। अगर मैंने मान लो पहले अपने सारे एडवर्टीजमेंट्स टेलीग्राफ में दिए हैं, तो मेरे को प्राइस बैंड का एडवर्टीजमेंट भी टेलीग्राफ में ही देना पड़ेगा, हम उसको बिजनेस स्टैंडर्ड में नहीं दे सकते। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भी न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पहले के सारे एडवर्टीजमेंट्स दिए हैं, उसी न्यूज़पेपर में आपको अपना इसका भी एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। लॉजिकल है, क्यों? बिकॉज आपका एक न्यूज़पेपर में जब पहले एडवर्टीजमेंट आया तो लोगों को पता है ना कि यही न्यूज़पेपर पढ़ना है अपने को, इसी में सब आएगा, तो इसलिए हम लोगों ने ये रूल बना के रखा। अगर आप बोलते जिस न्यूज़पेपर में देना दे दो, तो लोग पागल जैसे रोज 10 न्यूज़पेपर्स देख रहे होते कि भाई एडवर्टीजमेंट किस में आए हैं। फर्स्ट टाइम पता चलेगा कि टेलीग्राफ में आ रहा है तो सारे टेलीग्राफ में आएंगे, ये मेरे को पता है, हम रोज बस टेलीग्राफ चेक कर लेंगे। तो जिसमें भी आपने पहले के दिए थे उस सब में, उन्हीं न्यूज़पेपर्स में आप अपना इशू प्राइस भी बाद में बता सकते हो। इशू प्राइस इन द सेंस दैट प्राइस बैंड भी अपना बाद में डिस्क्लोज कर सकते हो, ठीक है। केवल प्राइस बैंड बताने से नहीं होगा, प्राइस बैंड के साथ आपको रेलेवेंट फाइनेंशियल रेशियोज भी बताना पड़ेगा। यू हैव टू डिस्क्लोज कि आप इस प्राइस बैंड तक पहुंचे कैसे, और ये केवल एडवर्टीजमेंट में नहीं, आपको अपने ऑफर डॉक्यूमेंट्स में भी बताना पड़ता है। क्यों? आज अगर आप मेरे को 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर बेच रहे हो 500 रुपए में, क्यों 500 रुपए में बेच रहे हो? 400 में क्यों नहीं और 600 में क्यों नहीं? देयर हैज टू बी सम लॉजिक टू इट ना। तो वो जो लॉजिक होता है, जो बेसिस होता है जिसके ऊपर आप प्राइस बैंड अपना डिसाइड करते हो, उसका बेसिस, उसके रेशियोज आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। समझ में आया? एंड लास्ट है कि आपको ये सारी चीजें सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, नहीं सॉरी, हाँ केवल स्टॉक एक्सचेंज,
स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जहां पे भी आप लिस्ट कराना चाह रहे हो। समझ में आया सबको? ठीक है, एक बार डिफरेंशियल प्राइसिंग भी देख लेते हैं, फिर आप लोग रीड कर लेना, फिर इसका चार्ट बना लेंगे। व्हाट इज डिफरेंशियल प्राइसिंग? अलग अलग प्राइस पे लोगों को शेयर इशू करना। कर सकते हो क्या? हाँ, बुक बिल्डिंग का ही बात कर रहे हैं। नहीं कर सकते बट कर सकते हैं। वाह, कोई ऐसा एग्जाम्पल है क्या? बहुत बड़ा आईपीओ हुआ था अभी, एलआईसी ने किया था, अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी अलग रखा था और उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए भी रखा था, राइट? तो डिफरेंशियल प्राइसिंग अलाउ होता है बट उसके कुछ कंडीशंस है। कंपनी डिफरेंशियल प्राइसिंग रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयज, इन तीनों के लिए कर सकती है। ठीक है, अब डिफरेंशियल प्राइसिंग मतलब आप उनको एक डिफरेंट प्राइस में दे रहे हो एज कंपेयर टू द पब्लिक। एक बात बताओ, अगर पब्लिक को हम 100 रुपए में दे रहे हैं तो क्या हम अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा प्राइस में देंगे? कम में ही देंगे ना। हम ये जो बाकी स्पेशल कैटेगरी लोग हैं उन लोग को ज्यादा में देंगे क्या? कम में ही देंगे, राइट? तो कितना कम में दे सकते हो, दैट इज द क्वेश्चन। मैक्सिमम इसका 10%। हाँ, केवल इन तीन को। ठीक है, अब मैक्सिमम कम कितना कर सकते हो? इनका 10%। समझ में आया? सो अगर मान लो मैंने पूरे पब्लिक को 100 रुपए में बेचा तो हम एम्प्लॉयज वगैरह के लिए 90 तक जा सकते हैं, उससे नीचे नहीं जा सकते। तो डिफरेंशियल प्राइसिंग अलाउड होता है किसको किसको? रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स को, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को एंड एम्प्लॉयज को। जरूरी है क्या करना? नहीं, कंपनी डिसाइड करेगी। मेरे को मन है करने का, मैंने किया, मेरे को नहीं मन करने का, मैंने नहीं किया। ठीक है, बट अगर कर रहे हो डिफरेंशियल प्राइसिंग तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकते हो? मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट दे सकते हो। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ के रखा था कि एंकर इन्वेस्टर्स करके भी कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं। कौन होता है एंकर इन्वेस्टर? क्या लॉजिक होता है एंकर इन्वेस्टर्स का? एंकर बल्क क्वांटिटी में करते हैं, और एंकर, एंकर क्या होता है? याद करो, शिप का हम बताए थे। कहां से आया ये वर्ड? शिप है, पानी में है, अगर वो कोने में आ रहा है तो पानी में तो फ्लोट ही करता रहेगा ना, फ्लोट करते करते कहीं पे भी जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक लोहे का बहुत हैवी मेटल नीचे डाल देते हैं ताकि वो नीचे जाके बेड में अटक जाए और उसको स्टेबिलिटी दे। तो उस जो लोहे का सामान नीचे हम लोग डालते हैं उसको एंकर बोला जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एंकरिंग। तो एंकर मतलब किसी चीज को स्टेबिलिटी देना। अब मान लो पब्लिक में मैंने कोई इशू किया और वो इशू में अभी तक पब्लिक को कुछ भी नहीं पता कि मेरे पास कौन कौन से इन्वेस्टर्स है या कितने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया गया है, तो कॉन्फिडेंस आएगा क्या? कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो मेरा आईपीओ स्टेबल हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बिफोर द आईपीओ ओपन्स कुछ इंस्टीट्यूशनल बायर्स से जाके इन्वेस्टमेंट पहले लेके आ जाते हैं। दीज आर नोन एज एंकर इन्वेस्टर्स। तो एंकर इन्वेस्टर्स का आपने इन्वेस्टमेंट कब लाया? इशू स्टार्ट होने के पहले लाया। अच्छा, पहले अगर एंकर इन्वेस्टर्स से आप इशू लेके आ रहे हो तो आपने एंकर इन्वेस्टर्स को डिसाइड किया होगा ना कितने शेयर्स लोग खरीदेंगे, तो प्राइस भी डिसाइड किया होगा। तो एक फिक्स प्राइस आपको करना पड़ता है एंकर इन्वेस्टर्स के लिए। अब मान लो मैंने एंकर इन्वेस्टर्स के साथ 100 रुपए फिक्स कर लिया था कि 100 रुपए पर शेयर में तुम मेरा लेट्स से 40% शेयर्स खरीदोगे। एंकर इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम 60% शेयर्स जा सकते हैं यूआईबी कोटा में। ठीक है, वो इंस्टीट्यूशनल बायर्स है ना, तो उनको मैक्सिमम 60% जा सकता है। मान लो हमने बोला तुम 40% शेयर्स खरीदोगे 100 रुपीज पर शेयर पे। ठीक है, फिर बुक बिल्डिंग हुआ, इशू ओपन हुआ, मेरा बुक बिल्डिंग हुआ, क्योंकि ये तो पहले ही हो चुका है। एंकर इन्वेस्टर्स तो पहले ही आ जाते हैं ना, तभी वो लोग स्टेबिलिटी देंगे। तो एंकर इन्वेस्टर्स साथ पहले अग्रीमेंट हो गया, 100 रुपीज पे 40% शेयर्स आप लेने वाले हो। फिर मेरा बुक बिल्डिंग स्टार्ट हुआ इशू में पता चला कि 102 रुपए मेरा इशू प्राइस है। अब अगर 102 रुपए मेरा इशू प्राइस आया, मतलब पब्लिक हर एक शेयर के लिए 102 रुपए दे रहा है, लेकिन ये लोग 100 रुपए में पर शेयर ले लिए, तो ये पब्लिक के साथ नाइंसाफी नहीं हुआ। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम एंकर इन्वेस्टर से पर शेयर 2 रुपए और एक्स्ट्रा मांगेंगे। यही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि आपको याद रखना चाहिए कि एंकर इन्वेस्टर्स को जो भी दिया जाता है दैट कैन नॉट बी लेसर देन द इशू प्राइस। अगर आपने पहले से डिसाइड किया था 100 रुपए, इशू प्राइस 102 पे आके सेट हुआ, तो जो 2 रुपया का एक्स्ट्रा डिफरेंस है वो आप अपने एंकर इन्वेस्टर से मंगाओगे। समझ में आया सबको? एम्प्लॉयज को भी 10% ज्यादा का डिस्काउंट नहीं हो सकता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट बहुत ही डिफरेंट पॉइंट है, पॉइंट डी, एफपीओ के केस में। चलो मान लो मेरा एफपीओ है विच इज अ कॉम्पोजिट इशू। कॉम्पोजिट इशू मतलब एफपीओ भी हो रहा है एंड राइट इशू भी हो रहा है। अब नॉर्मल में डिफरेंशियल प्राइसिंग हम लोगों ने क्या बोला, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉयज को। अब यहाँ पे एफपीओ एंड राइट इशू हो रहा है, क्या हम एफपीओ अलग प्राइस पे एंड राइट इशू अलग प्राइस पे कर सकते हैं?
तभी तो सेंस बनेगा ना इसका। अगर आपने राइट इश्यू और एफपीओ सेम प्राइस पे किया तो फिर आपने क्या बेनिफिट दिया अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को? तो यहाँ पे वही लिखा गया, अगर मान लो कॉम्पोजिट इशू कर रहे हो तो इन दैट केस आप राइट इशू एंड एफपीओ दोनों में डिफरेंस रख सकते हो, जो रखते ही है हमेशा हम लोग, बट आपको उसका जस्टिफिकेशन बनाना पड़ेगा। क्यों हुआ, क्यों आपने ये डिस्काउंट दिया है, किस खुशी में ये डिस्काउंट दिया है? यहाँ पे इस केस में यू आर टॉकिंग अबाउट एन एफपीओ जिसमें आप लोगों ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए कोटा क्रिएट कर दिया। दैट्स डिफरेंट। राइट इशू इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, वो एक पूरा अलग इशू है, इसलिए दोनों का अलग अलग बात, इफेक्ट दोनों का सेम होता है। दादा में ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो कर सकते हो आप, वो तो सामने वाले इन्वेस्टर के ऊपर है ना, वो बोल रहा है ठीक है तुम पब्लिक को 100 रुपए में दे रहे हो, हम 102 में लेने के लिए रेडी है, नो प्रॉब्लम, कंपनी का फायदा। समझ में आया? तो प्राइसिंग के बारे में इतना ही था। चलो प्राइसिंग रीड कर लो, फिर अपने इसका चार्ट बनाएंगे। इसमें कोई चार्ट है नहीं यार, डब्बा छोड़े यहाँ छोड़े होंगे। अच्छा जो बेसिक पॉइंट्स है वो लिख लेंगे, हाँ लिख ही लेंगे, पहले रीड करो फिर लिख लेंगे, फिर इसके बाद बस ये एक पेज पढ़ना है एंड विल ब्रेक। अरे तो रीट इनविट में तो अभी पढ़े अपने 3 पॉइंट्स तो वही पढ़े हैं, वो अमेंड हुआ होगा। ओके चलो ये रीड करो। क्या बोला? चलो पहला फ्लोर प्राइस से लेके कैप प्राइस, मिनिमम गैप 105%, मैक्सिमम 120%। नेक्स्ट प्राइस बैंड इफ नॉट डिस्क्लोज्ड आरएचपी, आरएचपी मतलब कैन बी डिस्क्लोज्ड लेटर, कब कब? अप टू 2 वर्किंग डेज आईपीओ, अप टू 1 वर्किंग डे आईपीओ, before the issue opens, before the opens, getting distracted। चलो नेक्स्ट पॉइंट, issue price has to be greater than face, always। और कुछ ऐसा पॉइंट था क्या? डिफरेंशियल प्राइसिंग ही था ना? चलो बात डिफरेंशियल प्राइसिंग की बात करें, और रिटेल इंडिविजुअल्स परमिट किया गया है, होता ही है डिफरेंट, बट हम लोगों ने परमिशन दे दिया कि ठीक है
ठीक है। चलो आते हैं लास्ट टॉपिक में जो अभी हम लोग करने वाले हैं, मिनिमम ऑफर टू पब्लिक। ठीक है, अभी अपने को पता है अगर आपका पोस्ट इशू कैपिटल 1600 करोड़ तक है तो मिनिमम ऑफर कितना 25, मतलब मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितना होना चाहिए एटलीस्ट 25%। पोस्ट इशू कैपिटल 1600 करोड़ से 4000 है, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 400 करोड़ तक का। 4000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक का है तो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 10%। अब यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट डिफरेंट है रीट एंड इनविट से कंपेयर कर दो। थर्ड पॉइंट रीट का क्या था, 4000 करोड़ से ऊपर है तो 10% खत्म, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 4000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तक भी हम लोग गए हैं, वहां पे बोला गया है 10% मिनिमम होना चाहिए। एंड लास्ट है अगर 1 लाख करोड़ से ऊपर तक है तो फिर 5000 करोड़ एंड 5% जितना होना चाहिए। ठीक है, बट एक बात बताओ, थोड़ा सा अनफेयर सा नहीं हो गया कि आपने 1600 करोड़ तक में 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग रखने को बोला एंड बाकी में आपने कम रखने को बोला। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मैक्सिमम पब्लिक मतलब मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितना होना चाहिए, 25% होना ही चाहिए ना। तो एक्चुअली ये इशू के टाइम के लिए बोला गया है। इशू के बाद इनको कोई पीरियड दिया गया है, एक जेस्टेशन पीरियड दिया गया है जहां पे दे हैव टू इंक्रीज द शेयर होल्डिंग अप टू 25%। अब वो क्या है, ये वाले फोर्थ वाले केस में द जेस्टेशन पीरियड इज 2 years। ठीक है, 2 years में इन्हें 10% तक जाना है एंड 5 years में इन्हें 25% तक लेके जाना है। अभी हम लोगों ने कितना बोला है, इशू के तुरंत बाद 5% भी रहा तो हमें चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इशू के बाद 2 साल के अंदर अंदर 10% पे लेके जाओ पब्लिक शेयर होल्डिंग एंड उसके बाद 3 साल मतलब टोटल 5 साल के अंदर अंदर 25% पे लेके जाओ, बिकॉज द बेसिक रूल इज मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी हैज टू बी 25%। तो आपको 25% पे तो लेके जाना ही है। सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट में आपको दिया गया है 3 साल का टाइम, 3 साल के अंदर अंदर आपको 25% तक लेके जाना है। समझ में आया, बस इतना सही अपने को पढ़ना था। यहीं पे आप लोग लिख लो, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट के बगल में लिख लो इन 3 years अब टेक अप टू 25%, और फोर्थ वाले में यहाँ लिख लो 2 साल में 10% तक जाना है, फिफ्थ वाले 5 साल में 25%। ठीक है, डन। तो इसी के साथ हमारा जो ICDR का पार्ट 1 का नोट्स हम लोग लिए थे वो वाला नोट्स होता है यहीं पे कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग सेकंड वाला नोट्स ब्रेक के बाद स्टार्ट करने वाले। अभी ले लेते हैं ऐसे 15-20 मिनट का ब्रेक, ठीक है। विल मीट एट 2:15 2:20 एंड विल स्टार्ट विद द अदर वन। फिर ऐसे ही 1.5 घंटे का क्लास करेंगे एंड आज के लिए विल बी डन। 2:15 2:20 अभी मैंने नहीं है, फाइन देख रहे कितना तक करवा सकते हैं टॉपिक्स। हाँ एक्चुअली काफी अच्छे से बैठे आज, क्या बात है। चलो ठीक है, तो यहीं पे रुकते हैं अपने ये वाले लेक्चर के लिए एंड अगला लेक्चर में अपने मिलेंगे 15-20 मिनट बाद। जाओ आराम से खाओ पियो मजे करो, बाय बाय, सी यू सून।